हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। कहाँ पे? आपके सबसे फेवरेट चैनल EduFi हब पे। बेटा CBSE ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं और EduFi ने सबसे पहले आपके लिए सैंपल पेपर सॉल्व करके टीचरों के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सोचा है कि आप बच्चों को मुहैया कराया जाए, अवेलेबल करा दिया जाए एक्चुअली। तो दोस्त, ये पूरा का पूरा सेशन आपको मिलेगा CBSE क्लास 12 के केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, पढ़ लेते हैं सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन क्या है। 70 मार्क्स का पेपर है, आप अच्छे से जानते हैं। 3 घंटा है आपके लिए और आपको पेपर 2.5 घंटे में करने की प्रैक्टिस भी करनी है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 33 क्वेश्चन है। पूरा डिवाइडेड है 5 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई। ऑप्शंस भी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर कुल मिला जुला के मैंने इस बार नोटिस किया है कि अगर आप ठीक ठाक से अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत मुश्किल केमिस्ट्री का सैंपल पेपर तो इन्होंने नहीं जारी किया है। हाँ, एक आध न्यूमेरिकल है जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, जो हम लोग चिल्लाते रहते हैं क्लास में, बेटा एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो CBSE ने सैंपल पेपर दिया है दोस्त, उसमें जो क्वेश्चन आए वो एनसीईआरटी के बाहर के ही आए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं है। तो मैं डराना बंद करता हूँ और केमिस्ट्री आसान करना शुरू करता हूँ। चलो आ जाओ, फटाक से आ जाओ एकदम। सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। ऑब्वियसली विद द MCQ शुरुआत करेंगे। 16 क्वेश्चन है, एक एक करके चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। देखा, इन्होंने IUPAC नेम नहीं दिया फंसाने के लिए। इथाइल मिथाइल कीटोन का मतलब पता है? ये है आपका कीटोन। इथाइल मिथाइल मतलब इसके एक तरफ लगा हो C2H5 और एक तरफ लगा हो CH3। ये इथाइल मिथाइल कीटोन एक्चुअली कीटोन का कॉमन नेमिंग सिस्टम है ना। तो कह रहा है ऐसा कौन सा रिएक्शन है इन चारों में से जिसमें हमें ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये है आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है क्या मैं हीट करूं इन वाले भैया जी को विद एसिडिफाइड Na2Cr2O7। तो दोस्त कॉमन सेंस यूज करते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो बनता है एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो बनता है कीटोन। तो मैं पहले ही इसको हटा दूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे OH कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं रिएक्शन लिख के भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि देख भाई क्या बन रहा है। मैं ये क्लियर हो गया, ये नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है पासिंग CH3COH CH3 ओवर हीटेड कॉपर। कह रहा है डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। एकदम सही कह रहा है, ऑप्शन है बनने का क्या? कीटोन। लेकिन दोस्त ध्यान से देखो, ये OH जो है वहां से H हट के CO बन जाएगा। तो देखो बन हुए ऐसा जाएगा कुछ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बना तो जरूर कीटोन मेरे लाल, लेकिन ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा कि सर ये एसीटोन बन गया है, दोनों तरफ मिथाइल है, इथाइल तो नहीं है सर। मतलब ये वाला भी गड़बड़ हो गया। हीटेड कॉपर क्या करता है आपको पता है? डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस करता है, हाइड्रोजन लॉस कर देता है और ये ऐसा कुछ बन गया। लेकिन मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना। फिर कह रहा है क्या हम इसकी ओजोनोलिसिस करें तो काम बनेगा? तो सर लॉजिक तो ये है कि ओजोनोलिसिस का फंडा क्या है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां 3 ऑक्सीजन ऐसे घर टाइप में हम ऐड कर देते हैं, ऐसे, है ना। याद करिए, आपको याद आ रहा होगा ये ट्रिक। फिर उसके बाद अलग कर देते हैं सर, ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे। तो सर यहां मेरे को दिख रहा है कि बनने का चांस है कुछ। देखिए ना, इधर क्या लिखा है, देखिए मैं उधर वाले को लिख रहा हूं, तोड़ने के बाद क्या होगा। तो मैं लिखूंगा मेरे लाल CH3 CH2 C, अब उससे लग चुका है O और उससे नीचे की तरफ फिर क्या लगा है? CH3। सर एक मॉलिक्यूल तो हमें ऐसा दिख रहा है जो मुझे चाहिए था एक्चुअली। ध्यान से देखो, ये कीटोन, इसके एक तरफ लगा है इथाइल, एक तरफ लगा है मिथाइल, और ये वाला भैया टूटेगा तो क्या बनाएगा? CH3 CH और O। तो एक तो बन गया इथेनॉल और दूसरा यही वाला कीटोन बना जो हमसे रिएक्शन में कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, तो बस आप क्लियर हो गए कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। सर डी भी चेक कर ले, क्या पता वहां भी बन रहा हो, CBSE ने पेपर में गलती कर दी हो। वैसे ऐसा कोई चांस है नहीं ब्रो, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है एसिटाइलिन का जब हम रिएक्शन करते हैं HgSO4 एंड H2SO4, द प्रोसेस इज हाइड्रेशन। और हमें याद है जब हम एसिटाइलिन का करते हैं मतलब C2H2 का करते हैं तो दोस्त बनता है इथेनॉल। लास्ट में टॉटोमेरिज्म होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है ना, उधर से 1,3 शिफ्टिंग होती है और बनता क्या है? इथेनॉल, नॉट द प्रोपेन। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आंसर ना बताऊं, मैं क्लियर भी करूं, तो जिससे आप सीख भी सके कि अच्छे आखिर में ऐसा क्या हो रहा है। तो दोस्त इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा कंसीडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाइड B एंड C क्या है। तो चलो देखते हैं भाई साहब B और C के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर। कह रहे हैं इनके पास क्या है? एल्काइल हैलाइड है और इन्होंने इस पे फेंक के क्या मारा है? एल्कोहलिक
NaOH। क्या फेंक के मारा है दोस्त? एल्कोहलिक NaOH फेंक के मार दिया है। अच्छा ठीक है सर, तो इससे क्या होगा? सर इससे हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एल्कोहलिक NaOH फेंक के मारूंगा तो ये कुछ ऐसा होने वाला है सर कि यहां से Cl हट के लग जाएगा OH। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं सर, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन चूंकि एल्कोहलिक NaOH है या एल्कोहलिक KOH है तो बच्चा यहां रिएक्शन होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होगी? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये बन जाएगा, यहां से Cl निकलेगा, Cl से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये अल्फा है, अल्फा से जुड़ा हुआ ये बीटा है, और बीटा से H भी निकलेगा, क्योंकि बीटा इलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं ना कि यहां से Cl निकलेगा और यहां से H, तो इनके बीच में बन जाएगा दोस्त डबल बॉन्ड। मतलब भैया जी बन जाएंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ए वाले भैया जी ये बन गए। ठीक है, अब कह रहा है ए वाले भैया पे हमने क्या फेंक के मार दिया है? एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कर दिया है। यार किसी एल्कीन में अगर आप H2O फेंक के मारो तो आपने क्या सीखा है सर? हमें तो पता है, आप H2O फेंक के मारेंगे, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और 2 जगह खाली हो जाएगी सर, है ना? और ये 2 जगह सर खाली हो गई। और लॉजिकली क्या है? इट फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल, और H2O का H वहां जाके लगेगा जहां H पहले से ज्यादा है और OH यहां लग जाएगा। मतलब सर ये क्या बन गया? ध्यान से देखा जाए तो ये ब्यूटेन और दूसरे नंबर पे OH लग गया। सर बी वाला जो भैया है ना, बी वाला भैया बन गया ब्यूटेन 2 ऑल। मैं नाम लिख देता हूं आपके समझाने के लिए, ये बन गया ब्यूटेन 2 ऑल। ये भी ठीक है। अच्छा सर एक और कहानी कह रहा है एंड लगा के लिखा है कि कह रहा अगर ये जो A बना है, ये वाले भैया ब्यूट 1 ईन जो बने हैं, उसमें अगर मैं B2S6 डाइबोरेन की प्रेजेंस में पर ऑक्साइड भी साथ में है और देन मैं हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए जा रहा हूं, याद आया? पर ऑक्साइड, हाइड्रेशन भी हो रहा है लेकिन पर ऑक्साइड है। रिएक्शन आपने पढ़ी होगी अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में, इसका नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये फॉलो करता है प्यारे बच्चे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब जो मार्कोनिकॉफ कर रहा था तो दूसरे नंबर पे OH लगा, एंटी मार्कोनिकॉफ करेगा तो फिर H वहां जाके लगेगा जहां H कम हो, मतलब यहां पे लग जाएगा H और यहां पे लग जाएगा OH। मतलब C वाला भैया जो है वो बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल और B वाला भैया जो बना है वो बनेगा ब्यूटेन 2 ऑल। अब आपसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई B और C ही कहने के लिए कह रहा था, तो B वाले क्या भैया हैं? ब्यूटेन 2 ऑल हैं। और अगर यही एंटी मार्कोनिकॉफ कर दिया जाए प्यारे बच्चे तो ये बन जाएंगे ब्यूटेन 1 ऑल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ब्यूटेन 2 ऑल पहले नंबर पे लिखा है, तो बस एक ही सही है, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा, दूसरे की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है। मान लो हमने सीख लिया अलग बात है, लेकिन अगर टिक करना है तो पहले से ही हो गया, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑल और कहीं लिखा ही नहीं है। तो बस ठीक है, आसान है आपके लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। कह रहे द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। मेरे लाल आप सबको पता है, बड़ा आसान सा सवाल है। काउंटर आयन कहाँ होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर में। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले अगर कुछ प्रेजेंट होता तो दैट इज द कैटायन, बाद में प्रेजेंट होता तो दैट इज द एनायन, और यही होते हैं काउंटर आयन। तो क्लियर हो रहा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ। इसमें काउंटर आयन के नाम पे हमें क्या मिलेगा? 2 क्लोराइड आयन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। ये बढ़िया सवाल था, मजेदार था। अगला देखो, कह रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B एंड C आर अमाइंस। ठीक है, तीनों अमाइंस हैं, हैविंग इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट A and B on reaction with benzene sulfonyl chloride give white precipitate. However, white precipitate obtained from compound B remains insoluble in NaOH. अब देखो ध्यान से सुनो, इतना पूरा लाइन पढ़ते हुए अगर आपने अमाइंस चैप्टर पढ़ लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छा सर मैंने तो नहीं किया, मुझे तो सर केमिस्ट्री समझ भी नहीं आ रही, तो कहाँ से पढ़ें सर? तो दोस्त एजुफाई है, आइए यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही हैं, सभी प्यारे बच्चों के लिए फ्री रखी गई है। कुछ नहीं करना, आपको आना है, पढ़ना है ईमानदारी से और अपने सारे डाउट्स दूर करने हैं। तो अब यहाँ क्लासेस होंगी, आइए पढ़िए, देखिए मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट। सर हिंसबर्ग टेस्ट क्या है? सर जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl जब 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक सॉल्युबल
कंपाउंड में। जब 2 डिग्री से रिएक्शन करता है तो बनाता तो है कंपाउंड, लेकिन दैट इज द इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इसके पीछे की पूरी लंबी कहानी है, क्यों नहीं करता है ना, क्यों एल्कली से रिएक्ट कर लेता है, क्यों एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक नेचर है। फिलहाल अगर वो बात करूंगा तो ये पेपर आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको एक इतना जरूर बता दूं कि आप समझ जाएं क्वेश्चन। तो हिंसबर्ग टेस्ट कहता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री करते हैं, उसमें भी 3 डिग्री करता ही नहीं, 1 डिग्री और 2 डिग्री भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, बिकॉज 1 डिग्री कन्वर्ट होता आता है सॉल्युबल में, कंपाउंड में, और 2 डिग्री इनसॉल्युबल ही रह जाता है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो समझ में आई कि ए वाला भैया 1 डिग्री है, बी वाला भैया 2 डिग्री है, और सी वाला भैया क्या है, 3 डिग्री। अब आते हैं इनके सवाल पे, कह रहे हैं द वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें पता है कि जो अमाइंस का खेल है, ध्यान से सुनिए, कहता है NH3 का एक H हटा के अगर मैं एक R लगाऊं तो बनता है प्यारे बच्चे ये 1 डिग्री। तो वैसे ही एक और H हटा दूं, एक और R लगा दूं तो ये बन जाता है 2 डिग्री, और एक और H हटा के एक और R लगा दूं तब ये बन जाता है दोस्त 3 डिग्री। आपने नोटिस किया मैं H हटा के R लगाता चला जा रहा हूं, इससे एक चीज का लोचा है, पता क्या, जब इसके पास H था तो दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से आपको पता है कंपाउंड एक्सेप्शनल बॉइलिंग पॉइंट शो करने लगता है ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे मैं 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूं, मैं H कम करता जा रहा हूं, मतलब एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता जा रहा है, और अगर कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा चैंपियन, सिंपल, कम होता जाएगा। इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ए का, देन बी का, देन सी का। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं एकदम फर्स्ट क्लास दिमाग चल रहा होगा, चलो अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको लगे किसी सवाल में कि सर प्लीज एक बार और, या तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट लग जाएगी, नहीं सर एक बार मेरे को नहीं समझ में आया, या इसको किसी और एग्जाम्पल समझाएं, तो दोस्त कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे किसी प्यारे बच्चे ने पूछा है कोई कंसर्न, तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट कह रहा है 70 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है 700 ग्राम सॉल्वेंट में टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, द रेशियो ऑफ इट्स मोलैलिटी एंड मोलैरिटी बी। देखो बड़ा सिंपल है, आपको एक बार इसका मोलैलिटी निकालना है, एक बार आपको इसका मोलैरिटी निकालना है, और दोनों का रेशियो कंपेयर कर देना बस। और मोलैलिटी का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, फॉर्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट A। सही है, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन चूंकि हमने नोटिस किया कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं पड़ा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चे, मास बाई डेंसिटी। तो मैं सीधे यहाँ लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूशन और अपॉन डेंसिटी, तो ऊपर चला जाएगा डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। चुपचाप मैं इसमें रखने जा रहा हूँ वैल्यूज, उसके बाद उसका रेशियो पूछा है, निकाल लेंगे, सिंपल। चलो ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या लिखूं, WB की जगह लिखना है 70, ध्यान से देखो 70 इंटू 1000 अपॉन MB मुझे नहीं पता है, और WA कितना है 700। WA कितना है दोस्त 700। तो निपटा लिया हमने, 70 10 से टाइम चला गया, 10 से इधर कट किया तो ये आ गया, ये आपका वैल्यू कितना आ गया दोस्त 100 अपॉन MB, ये आ गया मोलैलिटी की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। यही मैं मोलैरिटी के डाटा में आऊं तो मैं फिर से वही लिखूंगा 70 इंटू 1000, डेंसिटी दिया है 1.5 क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, MB अभी भी मेरे को नहीं पता है, और वॉल्यूम और वेट ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा सर, वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 70 प्लस 700, मतलब सर ये होगा 770 ग्राम, है ना 770। बस तुम्हारा काम हो गया, ये मैंने कट मारा 11 टाइम्स में कट हो गया, और ये ऊपर मैंने रखा, ये कितना आ गया, तो 150 अपॉन 11 MB, यही बचा शायद मेरे लाल कैलकुलेशन के बाद। तो ठीक है, अब तुमसे कह रहा है मोलैलिटी और मोलैरिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो कर दो। रेशियो में क्या करना है तुम्हें, मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी करना है, मतलब तुम्हें 100 अपॉन MB और इंटू 150, ये ऊपर चला गया 11 MB, बस इतना ही करना है प्यारे बच्चे। MB कट गया, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1100, कितना आया 1100 अपॉन कुछ और आया, कुछ गलत हो रहा है, आप ध्यान से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए प्लीज। 3 जीरो है तो 2 जीरो
3 के बाद लगाऊंगा, मतलब ये हो गया 150 नहीं, शायद 1500 हो गया मेरे लाल, ये हो गया 1500 हो गया, ये 150 नहीं हुआ, दैट इज अ 1500। तो बस सिंपल है, आप निपटा लीजिए 1100 अपॉन 1500, आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, स्टार्ट लग रहा है मुझे 0.15 6 जा 90 है ना, 7 जा 105, 0.7 तक जा रहा है। कोई आंसर है 0.7 वाला? हाँ सर, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बस मैं क्लिक कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, आराम से वैल्यू पुट करिए, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी वाले दोस्त, सिंपली उन्हीं को अप्लाई करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुश्किल भी नहीं था, सही सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, मतलब आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ रट्टा। ये आपकी किताब में सवाल है ही नहीं, मैंने बोला ना, जो भी चीज़ें आई अभी आप अभी डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैथ्स तो नहीं किए दोस्त, तो इसका मतलब पढ़िए तो थोड़ा सोच समझ के भी, जो एकदम जो किताब पढ़ा रहा है एकदम उसी का अराउंड नाच रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि साथ में आपकी थोड़ी अच्छी तैयारी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि डिपेंड ही ना करे कि कौन सी किताब का है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी किताब का होगा आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मैच द कॉलम 1 एंड विद द कॉलम 2। आसान है, आप कुछ रिएक्शंस आपको दिख रही होंगी, आपको सिंपल मैचिंग करनी है, धड़ाधड़ कर लीजिए। देखिए मैं कुछ बेसिक से चलता हूँ जहाँ जल्दी आप सीख जाएं। तो कह रहा है, आपको दिख रहा है ये एल्कीन है, एल्कीन में HI फेंक के मारा है तो ऑब्वियसली एल्कीन बन गया है। मतलब ये वाली रिएक्शन क्या है? एडिशन है। ये वाली रिएक्शन कौन सी? एडिशन। मतलब डी वाले भैया किससे मैच कर रहे हैं? 1 से। तो मैं चारों ढूंढने की वजह पहले ये ढूंढता कि डी का 1 किससे मैच कर रहा है, और एक और ढूंढ लेते हैं कोई भी। चलो यहाँ भी ढूंढ लेते हैं। सर ये देखिए आप, ये पहले था हेलो एल्केन्स, बाद में एल्कीन बन गया, मतलब सर ये एलिमिनेशन है। मतलब डी वाले का 1 और सी वाले का 2, मैं ऐसा ढूंढ लेता काम बन जाता। डी वाले का 1 और सी वाले का 2, मैं देखूंगा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डी वाले का 1 और सी वाले का 2, ऐसा कितने ऑप्शन है? सर ऐसा एक ही ऑप्शन है, डी वाले का 1 और सी वाले का 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। वैसे मैं चारों भी ढूंढ सकता हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि एमसीक्यूज है ना, दिमाग लगाइए। जो आपको हो सकता है एक आध रिएक्शन ना पता हो सकता हो, जो पता हो पहले उसी से रिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए 2 ही से काम बन गया, मुझे सब ढूंढना भी नहीं पड़ा। वैसे बाकी SN1 और SN2 का एग्जाम्पल था, दिख रहा था, एक 3 डिग्री एक 1 डिग्री पता चल रहा था। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है, तो आराम से ढूंढ लेंगे आप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इन ऑर्थोक्रिसॉल द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन दैट इज। तो पहले मैंने बनाना पड़ेगा ना ऑर्थोक्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल का मतलब ये है दोस्त, देखो ये है फिनॉल, और इसी के ऑर्थो पे अगर मैं CH3 लगा दूं तो इसको बोल देते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अब आप चेक कर लो कि ऑर्थोक्रिसॉल में OH ग्रुप किससे कनेक्ट है? ऐसे कार्बन से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बस ये तो बहुत आसान है, बेंजीन का हर एक कार्बन दोस्त sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। तो ये आसान सवाल था आपके लिए ना, ऐसा था कि भैया लो खुश हो जाओ बीच में एक आध सवाल लेके, ठीक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवियो रोटेटरी इन नेचर। तो ये तो डायरेक्ट सवाल ही है, आपको पता ही है कौन सा लेवियो रोटेटरी होता है, बीटा डी फ्रक्टोज लेवियो रोटेटरी इन नेचर होता है। ये डायरेक्ट सवाल था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। कह रहा द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द, कह रहा इनर ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है? तो हमने पढ़ा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है दोनों, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। मतलब 4F सीरीज और 5F सीरीज, हम दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं, अरे वाह। नेक्स्ट सवाल कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन। कह रहा है आपके पास 3 आपको वैल्यूज दी हूं अगर, तो इनमें से किसमें से आप CH3COOH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, एक तो आपको साफ साफ दिख जाएगा क्योंकि आपके बुक में भी सवाल है और बड़ा फेवरेट भी है, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे ये सवाल आपके सामने से गुजरा होगा कि सर एक तो ये वाली रिएक्शन है जिसमें क्या है कि जब हम CH3COOK का रिएक्शन करते हैं किसके साथ? HCl के साथ, तो भैया जी बना लेते हैं CH3COOH और हमें मिल जाता है KCl। तो अगर मुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो ये डाटा दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा फर्स्ट में तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट से तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे सर, इसमें कोई बट है ही नहीं। लेकिन हमने नोटिस किया कि यार एक से ज़्यादा वाले भी ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब मुझे दूसरे तीसरे की तरफ भागना तो पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे CH3COONA दिया है, फिर क्या दिया है? NaCl और KCl दे दिया है। तो KCl तो मुझे चाहिए लेकिन मुझे HCl चाहिए था, NaCl नहीं चाहिए था। तो पहला सही है, दूसरा तो आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा होगा कट। तीसरे में देखते हैं,
क्या मुझसे यहाँ से CH3COOH बन सकता है? तो चलो मैं रिएक्शन लिखूँ क्या? कह रहा अगर CH3COONA है और मैं उस पर एसिड के नाम पे क्या फेंक के मारूँ, H2SO4, तो अभी ये क्या बनेगा, फिर से इससे H लेके बना लेगा CH3COOH और ये बन जाएगा Na2SO4। तो इसका मतलब अगर मेरे को CH3COOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो मेरे को CH3COONA पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, H2SO4 पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, और Na2SO4 भी पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्त करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही हो सकते हैं, है ना। तो आपका इसमें से ऑप्शन क्या है सर, आइदर 1 और 3 दोनों से ही हम CH3COOH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा होगा हाँ इसमें कौन सी दिक्कत है, चलिए बढ़िया है, सिखा भी रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ येलो और ऑरेंज PPT विद 2,4 DNP। क्या है ये 2,4 DNP टेस्ट, याद आया सर? 2,4 DNP टेस्ट हमें याद आ गया सर, ये वही वाले कंपाउंड देते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप। तो कह रहा प्रोपेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोइक एसिड, इनमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोपेनल में भी C+O प्रेजेंट है, प्रोपेनोन में भी C+O प्रेजेंट है। हाँ, प्रोपेनोइक एसिड में चूंकि वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो वहां की बात नहीं है, लेकिन सर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही 2,4 DNP टेस्ट देने जा रहे हैं, है ना। ठीक, फिनाइल हाइड्रोजोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा और येलो या ऑरेंज कलर का PPT, तो ये कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप वाले देते हैं। मतलब करेक्ट ऑप्शन है दोस्त ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और बता दूं तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की जब रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तब पढ़ने को मिलेगा आपको मस्त। फिलहाल मैंने आपके लिए इतना अपडेट जरूर कर दिया कि आपको याद आ जाके ओके समझ गया सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड प्राइमरी एल्काइलिक हैलाइड। अच्छा, इनमें से मैं ढूंढना है, पहले तो बेंजाइलिक उसमें भी सेकेंडरी, तो मतलब पहले तो मेरा क्लोरीन बेंजाइल वाले से लगा हो, यहाँ मेरा क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से लगा, ये नहीं है, ये तो एरीन्स हो गया। यहाँ मेरा क्लोरीन 2 डिग्री है, 2 कार्बन वालों से लगा है। यहाँ मेरा क्लोरीन 1 डिग्री है। यहाँ मेरा क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो बेंजीन से लगा है, तो बेंजाइलिक तो ये है पहली बात। और उसमें भी कह रहा था सेकेंडरी, तो हाँ सेकेंडरी भी है क्योंकि मेरा क्लोरीन जिससे लगा है वो और 2 कार्बन से भी लगा है। तो सर एक का जवाब तो 4 है, पहले का जवाब तो 4 है, मतलब बेंजाइलिक हैलाइड वाला आंसर क्या है 4। ठीक, और फिर मैं किसी ऑप्शन पे जाऊंगा ही नहीं, मुझे 4 वाला एक ही ऑप्शन ही मिल रहा है जिसमें पहले 4 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होने वाला है। फिर भी एक है प्राइमरी, तो मैं प्राइमरी ढूंढ लेता हूं। प्राइमरी आपको साफ साफ दिख रहा है, मेरा हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, मतलब 4th एंड 2nd सही था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, वाह। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आपके 16 में से 13 तो MCQ हो गए, अब 3 होंगे असर्शन रीजन, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। कह रहा सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन जो है ना वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं जो कि अनस्टेबल है, तो ब्रेक डाउन होकर अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस में टूट जाता है। इसमें अल्कोहल नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ये कहना चाह रहे थे, बट ऐसा है नहीं दोस्त। सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन ऐसा नहीं करता, ये काम कौन कर रहा है 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक वाला। तो ये तो एसर्शन तो गलत है, बात ही खत्म हो गई, है ना। एसर्शन फॉल्स, और ऐसा एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे एसर्शन फॉल्स है, बाकी सब में सही है। फिर भी प्यारे बच्चे हम लोग अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रीजन भी पढ़ ही लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड कैन बी यूज फॉर द स्टिमेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ, कह रहा जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन स्टिमेशन में यूज होता है फॉर द अमाइनो एसिड। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी एलिफेटिक वाला गेम गड़बड़ है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, एक सेकंड के लिए, है ना, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है एसी, आप एक बार फटाफट क्रॉस चेक करिए क्या कह रहा है। कह रहा है केयर शुड ऑलवेज बी टेकन टू इंश्योर दैट सोल्यूशन दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड। कह रहा है ऐसा करना चाहिए भाई साहब, है ना, कि
जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर से चलना चाहिए। तो बात तो ठीक है, हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर में ये बात पढ़ी भी है कि अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो ब्लड सेल्स में अगर ज़्यादा या कम कॉन्सेंट्रेशन चला जाए तो इंडो एक्सो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ब्लड सेल के साथ लोचा हो सकता है फिर। तो पहली बात में तो दम है दोस्त, एसर्शन तो ठीक है। रीजन कह रहा है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बात तो ये भी ठीक है दोस्त, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि पहले वाले सवाल अगर होता वो उसमें क्वेश्चन मार्क होता तो क्या मैं ये आंसर लिखता, तो मैं लिखता नहीं। पहले वाले सवाल में मैंने बोला ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ जो आरबीसीज है उनके साथ लोचा ना हो जाए इंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस होने की वजह से। तो ये इस सवाल का जवाब तो नहीं है, बट हाँ दोनों ही बातें सही हैं। इसका मतलब हमें जाना है उसके पास जहां पे लिखा हो दोनों सही हैं और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़िया, समझ में आ रहा बात। ऐसे ही सोचा करो कि अगर ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग के सवाल बनता तो क्या ये आंसर आप लिखते? अगर लिखते तो पहला ऑप्शन, नहीं तो सही दोनों है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी वाले ऑप्शन के बाद चले जाओ। बढ़िया, चलिए एक और सवाल पकड़ते हैं एसर्शन रीजन में। 16 तक है ना, 4 होंगे तो तीसरा। अच्छा ठीक है, कह रहा है स्टार्च फॉर्म्स करेगा कोलाइडल सोल्यूशन विद वाटर। हाँ दोस्त ये बात तो ठीक है। और दूसरा कह रहा है स्टार्च कंटेन 80 to 85% ऑफ एमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बात तो दोस्त ये भी ठीक है। कह रहा है स्टार्च कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, और दूसरा कह रहा है स्टार्च जो है उसमें 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो इनसॉल्युबल होता है इसी वजह से वो क्या बना रहा है, कोलाइडल सोल्यूशन बना भी रहा है। तो हाँ मैं यहाँ कह सकता हूँ कि दोनों सही भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात ये कह सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, कह रहा सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर, एकदम सही बात है। और दूसरा कह रहा है प्राइमरी सेल्स कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग करंट थ्रू इट। नहीं ये तो गलत हो गया ना, प्राइमरी सेल बोलते ही उन्हीं को हैं जो रिचार्ज नहीं किए जा सकते, जो एक बार यूज होंगे खत्म हो जाएंगे, फेंक के दोबारा लाना पड़ेगा दोस्त। तो ये वाली लाइन गलत है, ये वाली लाइन सही है। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी ठीक। चलिए अच्छा है, तो सेक्शन ए कंप्लीटेड। इसमें आपके पास क्या थे, 13 एमसीक्यूज थे एंड 4 एसर्शन रीजन के सवाल थे। और इतना प्यार से इतना मोहब्बत से पढ़ना जारी रखिए। अगर अभी भी कुछ गलतियां होंगी तो उसको ओवरकम करिए, प्यार से पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा खुद से बात करते हुए पढ़िए, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है कोशिश करिए सब सही हो, एमसीक्यूज एंड एसर्शन रीजन। ठीक है, ये सब सही हो, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने नोटिस किया, पिछले साल भी इस साल भी क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप हुए हैं। जेई नीट लेवल के क्वेश्चन, जेई मेंस में जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, थोड़ी तैयारी भी उसी हिसाब से रखिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि अब एक पैर पे होकर पढ़ाई करनी है, नहीं, बस पढ़ाई करके हर दिन रिवीजन करना है और थोड़ा ईमानदारी से करनी है पढ़ाई। कि कुछ करो तो इसलिए नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए कि पढ़ लिया अच्छा ठीक है, अब मैं क्या इसको दूसरे को भी सिखा सकता हूँ, तो इसलिए खुद से बात करिए, थोड़ा सा पढ़ने के बाद रिवाइज करिए, है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करिए। तो अब है दोस्त सेक्शन बी में, चलिए आ जाइए। कह रहा 17 से 21 तक के सवाल हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला कह रहा है when 50 ml ऑफ फिनॉल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन, दोनों को हमने मिक्स कर दिया दोस्त। कह रहा प्रेडिक्ट वेदर 2 वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द ग्रेटर देन और लेस देन द 100 ml। यार 50 और 50 मिलाया है, अगर ये आइडियल सोल्यूशन होंगे तो 100 होंगे, तो आइडियल तो नहीं है बिकॉज फिनॉल और एनिलीन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। याद करिए आपने अगर कहीं भी पढ़ा हो तो ट्रिक एक पढ़ाया जाता है कि अगर दोनों जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उनके कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो, जैसे हो सकता है रूट वर्ड मैच कर रहा हो सकता है फंक्शन ग्रुप मैच कर रहा हो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो तो वो आइडियल बनाते हैं। और आइडियल अगर नहीं बनाते तो नॉन आइडियल बनाएंगे, और नॉन आइडियल 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में 50 और 50 100 ना, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव बनाएंगे तो 50 और 50 100 नहीं, 100 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो बस इतना ही दिमाग लगाना है कि फिनॉल और एनिलीन किसके एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव के कि नेगेटिव के। तो दोस्त अगर आपको ये नहीं पता कि इसका ट्रिक क्या है या कैसे सीखते हैं, तो प्लीज़ EZUFY चैनल पे जाके सोल्यूशन के 1 शॉट भी हैं वो भी देख सकते हैं आप, या डिटेल क्लास जो है इस साल स्टार्ट हुई थी जाके देखिए, उसमें बाकायदे ट्रिक दिया है मैंने कि कोई भी एग्जाम्पल देके आप बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फिलहाल दोस्त फिनॉल और एनिलीन एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन के, तो आंसर है क्या होंगे, 100 नहीं होंगे, 100 से कम होंगे, तो आंसर है लेस। ठीक है, और बता दीजिएगा क्योंकि भी आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ नेगेटिव डेविएशन भी कॉज करते हैं। आंसर पूछा ना तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है रितेश भैया जी सॉल्ट ऐड कर रहे हैं टू द बॉक्स कंटेनिंग, जिसमें आइस रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये क्या करेगा। He said this would keep the cold drink bottles cold for a longer time. How will Ritesh justify his suggestion? तो देखो सिंपल सा फंडा है, ये हमने भी सीखा है। क्या कहता है डाटा कि अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि NaCl है ना, जो वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होता, कुछ भी कर लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो आपके वाटर का जो बॉइलिंग, आपके जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट, एक सेकेंड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो दोस्त रितेश भाई ने एकदम सही किया है, उसमें NaCl ऐड कर दिया, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। अब ज़्यादा समय लगेगा उस आइस को मेल्ट होने में, तो जो भी आपकी बॉटल है वो ज़्यादा देर तक कोल्ड ड्रिंक वाली ठंडी रहेगी। तो आप बता देना कि हाँ बात तो सही है, और ऐसा क्यों हुआ तो बताना। बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकर एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का दैट इज द डिक्रीजेस। ठीक है, ये भी सही था, ये तो आपने पढ़ा, आपको फटाक से याद आएगा कि अरे यार ये सब एग्जांपल्स तो डिस्कशन हुए ही हैं बार बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। फिर कह रहा और में था ऑप्शंस में, अब चूंकि मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं सारे ही करूंगा, ऑप्शन आप पेपर में ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा आंसर द फॉलोइंग, कह रहा BaCl2 ऑन रिएक्शन विद Na2SO4 इन एक्वा सोल्यूशन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, BaCl2 और Na2SO4 मिलेंगे, ये तो जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा BaSO4 का। ठीक है, ये तो आप भी जानते हो। कह रहा है इफ द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कह रहा है अगर दोनों सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर दें थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कौन दोनों को, ऐसे समझो, एक तरफ BaCl2 रखा हुआ है और एक तरफ Na2SO4 और बीच में इन्होंने रख दिया है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो भैया जी क्या पूछना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं विल देयर बी अपीयरेंस ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो कह रहे हैं क्या ऑस्मोसिस, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन है, तो ऑस्मोसिस तो दोस्त होगा, लेकिन भैया जी पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्रेसिपिटेट बनेगा। तो एक लंबी सांस लो। सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट इस पार से उस पार जाएगा ही नहीं, हमेशा मूवमेंट सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट मूव करेगा ना कि ये सॉल्यूट। तो जब ये मिलेंगे ही नहीं गले तो प्यार कहां से बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब है जब ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो ना फर्दर रिएक्शन होगी ना फर्दर प्रेसिपिटेट बनेगा। तो बता दीजिए कि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ। ठीक है, ना कि सॉल्यूट। क्लियर है ना। देखो कितना बढ़िया सवाल पूछ दिए थे, दिमाग लगाने वाला सवाल कि यार सॉल्यूट थोड़ा जाएगा, जाएगा तो सॉल्वेंट जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डज वाटर स्टॉप्स बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर। अभी सर ने कॉन्सेप्ट दिया कि शुगर क्या है, शुगर इज अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। शुगर वाले भैया क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और जैसे ही ऐड किए जाएंगे वाटर में तो ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी वजह से जो आपका वाटर है उसकी बॉइलिंग रुक जाएगी। है ना, ये तो आसान था। अरे वाह सर, क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे रखे हैं इस बार भाई लोगों ने, CBSE वाले अंकल लोगों ने बढ़िया सवाल रखा है यार, बढ़िया सोचने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है सवाल, सीधे रट्टा मार नहीं है। ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझे पता है आपकी पूरी बुक में नहीं है भाई, लेकिन हाँ जब आप पढ़ते हो तो आपसे टीचर बात करते समय ये सब बातें बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द ग्राफ फॉर द रिएक्शन। ठीक है सर जी, अच्छा लग रहा है, सुंदर है, बहुत बढ़िया, वाओ, क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ देख लिया, कंसीडर कर दिया। ठीक है, अच्छा ये है रिएक्टेंट H2+I2, ये रिएक्टेंट है और इस हिसाब से लग रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी है, 110 है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको मैच ऐसे नीचे कराऊं तो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, 100। मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, मतलब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चे, भाई प्रोडक्ट है 100 और रिएक्टेंट कितना है 110, मतलब ये 10 है सर। डेल्टा H कितना है 10, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। चलो ठीक है सर, ये H की वैल्यू डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन 10 है। चलो देखते हैं सवाल क्या पूछा है, हम लोग बहुत बात कर लिए। कह रहा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो देख भाई, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड, दोनों का आंसर कितना होगा, 10 किलो जूल ही तो होगा भाई। अभी एंथैल्पी निकाला, उतना ही अगर मैं एनर्जी पहुंच को मिल जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ स्विच भी कर जाएगा।
एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही उसकी एक्टिवेशन भी एनर्जी भी हो गई। ठीक है, अगला सवाल, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये तो बड़ा फेवरेट है, मतलब कितनी बार आपने पढ़ा होगा ना कि सर कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो आप बोलते हो भाई डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो बस सिंपल है, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बढ़िया। कह रहा अगला सवाल है, जो अपने स्पेशल चाइल्ड है, विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स है, चलिए मैं सवाल फिर भी कर लेता हूं। कह रहा डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, आपको पता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। ठीक है, कह रहा व्हाट विल हैपन टू द एक्टिवेशन एनर्जी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का कोलिजन ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैटलिस्ट है तो सेम है, कैटलिस्ट के लिए तो सेम कहानी है। एंडोथर्मिक है मतलब उसको हीट चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से सुनो। कह रहा है आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, एक लंबी सांस ले लीजिए। हमेशा कन्वर्जन का ट्रिक क्या कहता है, जो कह रहा है पहले उसको सुंदर सा लिखिए। नाइट्रोबेंजीन से कह रहा है आपको बनाना है 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन। तो मान लेता हूं कि बेंजीन पे हो गया NH2 अमाइन और यहां लग गया ब्रोमो। तो सर ये वाला काम कैसे किया जाए, तो दोस्त कहानी तो है आसान। कैसे, हमें दिख रहा है कि पहले मुझे NO2 को NH2 करना है, O हटा के H लगाना। कौन सी रिएक्शन याद आई, सर रिडक्शन। तो ये तो बड़ा आसान है। आप सबसे पहले क्या कर दो भैया जी का, पहला प्रोसेस में आप SN विद HCl या कोई भी मेटल विद एसिड फेंक के मार दो। अरे कहना मुझे रिडक्शन है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट फेंक के मार दूंगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा और NO2 बन जाएगा NH2। पहला काम कर दिया हमने सर। लेकिन अब मुझे Br लगाना है, और सर हमने ये सीखा है कि Br फेंक के में लगाना है अगर मुझे तो करना पड़ेगा ब्रोमिनेशन। तो सर हम दूसरी प्रोसेस कर देंगे ब्रोमिनेशन। लेकिन दोस्त एनिलीन के केस में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि भैया जी के पास लोन पेयर भी है, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो हर जगह ब्रोमीन जाके लग जाता है। 2 पे मतलब जितनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है सबको ऑक्युपाई कर लेता है ब्रोमीन। तो इसलिए पहले हमें करना पड़ता है प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। तो पहले हमें फेंक के मारना पड़ता है CH3CO का ट्वाइस O। पहले हम ये वाला फेंक के मारते हैं। अब क्या होता है, आपका एनिलीन प्रोटेक्ट हो जाता है, तब हम उस पर फेंक के मारते हैं क्या दोस्त, ब्रोमिनेशन, और फर्दर H+ फेंक के मारते हैं। तो सिर्फ चौथे नंबर पे जाके ब्रोमीन लग जाता है और तुम्हारा काम हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपने हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि सर इन वाले चैप्टर्स तक तो हम पहुंचे भी नहीं हैं, फिर जब भी आप पहुंचना तो मैं आपको क्लियर करता हूं। एनिलीन के केस में हम पहले उसका प्रोटेक्शन करते हैं, अदरवाइज जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो सब ऑक्युपाई कर लेता है ब्रोमीन। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले प्रोटेक्शन वाला रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देंगे ना तो CBSE वाले भैया कट कर देंगे, मार्क्स हो जाएंगे गड़बड़। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पहले करना है रिडक्शन, देन प्रोटेक्शन मतलब एसिटाइलेशन, देन फर्दर ब्रोमीन फेंक के मारो ब्रोमिनेशन, और तुम्हारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये है दोस्त इस वाले की कहानी। अब आते हैं दूसरे वाले भैया पे। कह रहा है आपके पास है क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो पहले तुम्हारा काम है मीथेन मतलब 1 कार्बन, उससे लगा है क्लोरो, उससे लगा है फिनाइल। क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है कि जो वो बोल रहा है वो अब लिख लो, तभी तो अगली कहानी बढ़ पाएगी। तो ये है क्लोरो फिनाइल मीथेन, बाकी वैलेंसी मैं ऐसे पूरा कर देता हूं दोस्त। और उससे कह रहा है 2 फिनाइल इथेन अमाइन। तो पहले इथेन लिखता हूं मैं, ये देखो CC, और उससे लगा है अमाइन, ये हो गया इथेन अमाइन, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है फिनाइल। ये बनाना है भैया। बाकी वैलेंसी पूरी कर लें क्या सर, ये 2 कर लो आप, यहां भी 2 कर लो। सर क्लोरो फिनाइल मीथेन से 2 फिनाइल इथेन अमाइन तक जाना है ना, यही आपका इथेन अमाइन, और इसमें दूसरे नंबर पे क्या लगा है फिनाइल। चलेगा, दिमाग चल रहा है। सर इसके लिए क्या करें, तो आप ध्यान से देखो। वैसे तो मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो आपको कन्वर्जन पे स्पेशली फोकस करता हूं, ध्यान से समझाता हूं, है ना। जैसे अभी अपने चैनल पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स का लाइव चल रहा था, रिसेंटली जो चैप्टर चल रहा है
और तो उसमें मैंने आपको कन्वर्जन बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए थे। तो आपको दिख रहा होगा कि सर मुझे बाकी सब ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ से वहाँ जाने में एक कार्बन बढ़ रहा है। और दोस्त आपको अच्छे से पता है कि एक कार्बन बढ़ाने के लिए सर आप फेंक के मारोगे KCN, मुझे अच्छे से पता है। तो दोस्त पहले मैंने इस पर क्या फेंक के मारा, KCN, और जब मैंने KCN फेंक के मारा तो Cl हट गया और Cn लग गया, हो गए 2 कार्बन। लेकिन मुझे Cn तो चाहिए नहीं, मुझे तो CH2NH2 चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे करनी पड़ेगी, देखो मुझे मेरा फंडा क्लियर है, मुझे Cn से पहुंचना है CH2NH2 की तरफ। तो नहीं लग रहा कि वो जो बीच का ट्रिपल बॉन्ड था सर उसको सिंगल बॉन्ड करके 2 जगह खाली हुई और HH लगा दिया गया है बस। भाई आप ऐसे समझो कि ये CH2Cl अगर ऐसे हो जाता CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर इस प्रोडक्ट को देखो तो तुम्हें दिखेगा सर आप डबल बॉन्ड गायब करके 2H यहाँ लगा रहे हो, 2H यहाँ लगा रहे हो और ये सिंगल बॉन्ड कर दे रहे हो। मतलब पहले फेंक के मारना है KCN, देन कर देना है रिडक्शन, हो गया तुम्हारा काम। पहले फेंक के मारो आप KCN, कार्बन बढ़ गया, देन फर्दर सिंपल है सिर्फ रिडक्शन करना है तुम्हें, फेंक के मारना हाइड्रोजन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तुम्हारा काम बन गया तुम जो बनाना चाह रहे थे, है ना। कोई मुश्किल आपको नहीं लगनी चाहिए इस रिएक्शंस में। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए सबसे पहला तरीका तो यही है कन्वर्जन का, पहले लिखो फिर सोचना शुरू करो कि दोनों में क्या चेंज है, क्या बढ़ रहा है ना। ऐसे करके जब आप 10, 12, 15 कन्वर्जन करते हो ना, थोड़ा दिमाग लगा के सोच के क्या हो रहा है, थोड़ी बातें खुद से करके, तो फिर आगे के सारे कन्वर्जन आपके लिए आसान हो जाते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स में कुछ बातें कॉमन है, हर बार कुछ चीज़ें घूम फिर के वो आती ही आती हैं। तो आप अगर थोड़ा समय लेके, पहली बार आपको लग सकता है कि सर इतना बात करेंगे, इतना समय ही कहाँ है, लेकिन फिर उसके बाद आप बेहतर समझ जाते हैं, फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हेलोल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स के कन्वर्जन यार सर आपने बताए हैं, हमें भी सीखना है, तो आप प्लीज़ विजिट करिए चैनल पे हेलोल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स के, दिखेगा आपको उसमें कि आज क्या डिस्कशन हुआ है, तो जाके एक बार देखिए, मज़ा आएगा आपको। कन्वर्जन ट्रिक भी बताए हैं, देन हमने लगभग 30 कन्वर्जन की प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। चलो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कह रहा डाई एक्वा सिल्वर, एक्वा 2 बार है, H2O को बोलते हैं एक्वा, डाई है मतलब 2 बार है, फिर सिल्वर है तो सिल्वर लिख दिया। ठीक है, अच्छा मतलब इसमें 2 कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक दोनों बनने वाले हैं। फिर दूसरे में कह रहा है डाई क्लोराइडो अर्जेंटेट, डाई क्लोराइडो, ओके 2 बार क्लोरीन है भैया, फिर अर्जेंटेट मतलब ये नेगेटिव वाला रेडिकल है तभी तो रखा गया है। तो ये आपका दोनों 1 ही 1 है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया डाई एक्वा सिल्वर और ये हो गया डाई अर्जेंटेट, डाई क्लोराइडो डाई अर्जेंटेट। ठीक है मेरे ख्याल ये आपका पहला सवाल, पहले वाले का IUPAC नाम से फॉर्मूला बन गया। दूसरे में कह रहा है डाई हाइड्रोक्साइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अच्छा चलो ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, चलो हम लोग भी कर लेते हैं। कह रहा है डाई हाइड्रोक्साइडो मतलब OH वाले भैया हैं 2 बार। फिर कह रहे हैं बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का सिंबल है PPS3, वो बिस है मतलब 2 बार है। साथ में क्या है निकेल, निकेल लिख लेते हैं भाई साहब, है ना। और कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर है 2। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, हाँ -2+, ठीक है यही -2 उधर जाके हो जाएगा 2, बस यही आपके फॉर्मूले हैं। अगर आपको थोड़ा भी बहुत आइडिया है ना कि हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे मैंने कैसे लिखा है। और अगर आपको लगता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप तैयारी के साथ ही आप वीडियो देखने बैठे हो, है ना, कि मुझे ये क्वेश्चन सीखना है, और नहीं तो पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले मुझे IUPAC नेमिंग प्रॉपर आनी चाहिए। और मेरे लाल इतना तो तुम भी समझ रहे हो कि सर अगर आप अभी IUPAC बताएंगे तो सारा पेपर होगा नहीं। तो आप सही कर रहे हो, आप हमें थोड़ा गाइड करके लिखते रहे हो, फर्दर आप बता दे रहे हो कि एक बार अगर आप IUPAC में दिक्कत हो तो IUPAC जरूर सीखिए पहले, फिर इधर आएंगे काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन इज गिवन बिलो। अच्छा एल्कोहल से एल्कीन की कहानी है, मतलब डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है, मतलब एलिमिनेशन की रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, रेक्टिफाई द एरर्स इन द मैकेनिज्म। अच्छा कह रहे हैं इसमें कुछ लोचे हैं भाई साहब, उन्हीं को पहचानना है, चलो पहचानते हैं। कह रहा C डबल बॉन्ड C था, ये देखो था आपका स्ट्रक्चर, O वाले भैया ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इस H वाले भैया पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब ये मरने लगेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, और इनको ये डबल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, देखो उल्टा लिखा हुआ है, H+ मर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस एरो में गड़बड़ी है, उसको ऐसे होना चाहिए। पहले वाले स्ट्रक्चर में इधर ऐसा लोचा लग रहा है,
बाकी होने के बाद ये कह रहा है हाँ उससे जाके H लग गया, ठीक है, और ये H2 बचा, ठीक है, इसमें तो सही है। दूसरे में क्या कह रहा है, अब ये लोन पेयर था और चूंकि ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये मर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस लोन पेयर ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो दूसरे वाला तो ठीक है दोस्त। दूसरे स्टेप 2 में कोई लोचा नहीं, आप ध्यान से समझिए। फिर आते हैं स्टेप 3 में, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब फिर से क्या हुआ, कह रहा लोन पेयर ने इस H को इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ देगा ही, क्योंकि O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन को लेकर लड़ाई होगी। एक सेकेंड, O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन को लेकर लड़ाई होगी, तो H पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इस पे ये प्लस था तो अपना इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा इसने खींचा लेकिन ये दिखा रहा है कि इधर चला गया, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये कहानी में ट्विस्ट है दोस्त। ये जो एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे की तरफ होगा। O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, H से इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, ऐसा नहीं है कि H खींच लेगा। भाई साहब क्या ही घोर अनर्थ हो रहा है, ये नहीं हो सकता। हाँ तो बोला भी था यही कि दो चीज़ें लोचे हैं इसमें, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ लोचा है। तो जहाँ मैंने लोचा बता दिया आप उसको प्लीज़ एक बार कहना, फिर से एरर को रेक्टिफाई करना, मतलब फिर से साफ सुथरा लिख लीजिएगा और अपना आंसर बता दीजिएगा कि पहले में प्रॉब्लम है, दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरे वाले में भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच रहा था, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब आ जाए दोस्त सेक्शन सी में। सेक्शन सी कह रहा है 22 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन है। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ MgCl2। 1 मोलल मतलब मोलैलिटी है 1, और 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यही तो मतलब है मोलैलिटी का, है ना। ठीक है, बात हो रही है किसके बारे में, MgCl2 के बारे में। ठीक है, MgCl2 वाले भैया के बारे में बात हो रही है। एक आयनिक कंपाउंड है, ब्रेकडाउन होंगे, मतलब वान टॉप फैक्टर भी इंट्रोड्यूस होगा। एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ MgCl2 टू बी 70 मोल परसेंट है, 70/100 मतलब 0.7% डिसोसिएट हो रहे हैं मोल परसेंट में। अब आपसे कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर क्या होगा। ठीक है, इन सारी कहानियों से एक चीज तो क्लियर हो गई कि फॉर्मूला लगना क्या है, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, या आप चाहें तो नीचे वाली कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए निगलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब देखते हैं क्या डाटा है। तो P0A जो प्योर है उसका कुछ इन्होंने डाटा वाटा दिया है, हाँ दिया हुआ है दोस्त, देखो लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस कितना है 23.8। तो P0A की वैल्यू है हमारे पास 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। हमसे पूछा भी वही है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ इतना सोल्यूशन, तो ठीक है, तो मुझे PS निकालना ही था। P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू, चूंकि MgCl2 आयनिक है मतलब डिसोसिएशन होगा दोस्त, तो इसी फॉर्मूले में हमें I भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो MgCl2 कितना टूट रहा है भाई साहब, वो भी देखने की जरूरत है, निकालना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। कह रहा है I के लिए हमें डाटा क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला है वो कहता है अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। ठीक है, अल्फा कह रहा है 70 मोल परसेंट है मतलब 0.7 इक्वल टू I-1 अपॉन N कितना है, MgCl2 किसमें टूटेगा, एक Mg और 2 Cl मतलब टोटल 3, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये हो गया 2 7 जा 1.4, तो ये हो गया 1.4 इक्वल टू I-1, या ये 1 उधर जाएगा तो I की वैल्यू हो गई दोस्त 2.4। सही है, वो तो फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है डिसोसिएशन वाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू हो गई 2.4 इंटू N2 क्या है, N2 इज द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो दिया है MgCl2 1 मोल है, तो ठीक है, ये ऊपर देख दिया हमने 1 अपॉन, फिर N1 प्लस N2, फिर से N2 1 है, लेकिन सर N1 तो मुझे नहीं पता, तो N1 है क्या, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा, किसी भी मतलब सॉल्वेंट का मोल्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का मास अपॉन उसका मोलर मास। सॉल्वेंट का मास देखो लिखा है 1 मोलर मतलब 1 मोल इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो 1000 का 1000 हो गया उसका मास, और वाटर इज अ सॉल्वेंट तो उसका मोलर मास कितना हो गया 18, तो 1000 अपॉन 18 मतलब ये हो गया 55.55। तो दोस्त तुम्हें नहीं लग रहा कि इस पूरी कहानी में सब कुछ नोन है सिवाय एक चीज के, PS, यही अननोन है। तो बस सिंपल आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो मैंने सॉल्व करके चेक कर लिया है, इसका आंसर आएगा 22.9। कितना आएगा प्यारे बच्चे, 22.9 आएगा।
और ये चेक करने का तरीका भी है कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं, तो हाँ सही है, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होता है सोल्यूशन का। तो देखो प्योर वाले का कितना था 23.8, वो कितना है 22.9, तो हाँ कम तो हुआ है कुछ, तो ठीक है, लग रहा है कि हाँ ऐसा आंसर ठीक है। आप कुछ सॉल्व करो इससे ज़्यादा है तो समझ लेना कैलकुलेशन इधर हो रहा है। तो जरूर आप, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसीलिए कि मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, आप पॉज करो, आपका तो ऑप्शन है, पॉज करके पूरा सॉल्व करके चेक करो आंसर आया कि नहीं, और नहीं आया एक बार और क्रॉस चेक करो। फिर भी तुम्हें लग रहा नहीं आया तो दोस्त कमेंट बॉक्स है, तुम्हारा भाई तुरंत आएगा, फिर से बताएगा तुम्हें सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चे आपको लग रहा होगा नर्स्ट इक्वेशन पूछ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो दो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, तो सिखाया भी गया है कि आपको कैसे लिखना है। तो देखो नर्स्ट इक्वेशन का तरीका क्या है, कभी भी किसी भी रिएक्शंस के लिए लिखना है तो कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, ऊपर हम लिखते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे हम लिखते हैं दोस्त जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये सारा काम करने के पहले हमें हमारे पास रिएक्शन जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। तो पहली रिएक्शन तो बैलेंस है, तो अगर मुझे पहली रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, दोनों दिख रहा है, एन से एन आई प्लस 2 2, सी यू प्लस 2 से सी यू 2, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 है ना। मैं लिख देता हूँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब ऊपर निकल वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन, उन्हीं का ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको भी दिख रहा होगा, और नीचे कॉपर वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन जो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं दूसरी रिएक्शन में आता हूं तो मैं देखता हूं कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, वो भावनाओं में बह जाते हैं और ध्यान ही नहीं दे पाते इस बात पे कि सर इधर Al2SO4 के थ्राइस में 2 Al है, इधर एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2। सर यहाँ SO4 थ्राइस है, मतलब 3 बार SO4 है, यहाँ एक ही बार तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3, और उस चक्कर में जब 3 Fe होगा तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 3। अब हो गई रिएक्शन बैलेंस, और यही हम बच्चों से गलती हो जाती है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमें ये काम भी करना है, बस हम खुशी खुशी में धड़ा लिखने लगते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि इस वाली कहानी में क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, यहां तक सब बढ़िया है सर, माइनस 0.059 अपॉन एन, जैसे एन की बारी आएगी तब आपको समझ में आएगा कि एल, एक एल से यहाँ एल जाने में +3 का खेल था, 2 लोग हैं भाई साहब 6, तभी पूरा कितने का खेल हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है इस पूरी रिएक्शन में। आप देखो ना एल से यहाँ जब आया तो +3 था, और Fe+2 यहाँ पहले था, बाद में आया तो क्या था 0 था, तो एक जगह 2 है एक जगह 3 है, और इनको इक्वलाइज करना ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब 2 3 6, तो गेम है कि यहाँ हो जाएगा 6, फिर लॉग ऊपर ऑक्सीडेशन वाले का कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसका, Al2SO4 के थ्राइस मतलब Al वाले का कॉन्सेंट्रेशन, तो ठीक है ऊपर Al का कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, Al+3 वाले का। लेकिन जैसे मैं नीचे आऊंगा तो अब Fe के पहले 3 का मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे Fe+2 के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी 3 कॉफिशिएंट था वो चला जाएगा पावर में, इसीलिए आपसे पूछा गया ये सवाल। आपको लग रहा होगा कि क्यों पूछ रहे हैं, इसीलिए मेरे लाल, क्योंकि वो जान रहे थे कि आपसे बैलेंसिंग अगर आप ना करके ऐसे ही लिखना शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वही सेम कहानी इधर भी है, Mg से Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है, लेकिन यहाँ एक ही है, तो मजबूरी में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2, और यहाँ 2, बैलेंस भी हो जाए और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाए। और फिर जब हम इसके लिए कहानी में आएंगे तो क्या लिखेंगे, अपॉन एन की जगह लिखेंगे 2, मैं तीसरे के लिए बता रहा हूँ, और ऊपर लिखेंगे ऑक्सीडेशन मतलब Mg+2 वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन। डिलीट कर देता हूं वरना तुम कहोगे मारे को दिखा ही नहीं सर, तो सर ऐसी तकलीफ क्यों दे अपने प्यारे बच्चों को। चलो मैं सही कर देता हूं मेरे लाल, तो ऊपर हम लिखेंगे Mg+2 वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे सिल्वर वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो चला जाएगा स्क्वायर में। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी बात हो क्वेश्चन में भी, नॉट इवन कि यहीं पे, क्वेश्चन में भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें बैलेंस करके ही ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हुआ तो भी आंसर गड़बड़ आएगा, आपने स्क्वायर नहीं किया या जो भी था कोफिशिएंट उस पर ध्यान नहीं दिया तो भी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे और एकदम सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है दोस्त, टॉलुवीन ऑन ट्रीटमेंट विथ Cl2 इन सनलाइट गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। एकदम सही बोल रहा है भाई साहब कि जब टॉलुवीन वाले भैया
रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, लाइट में भैया, सनलाइट में, हाई टेम्परेचर में, तब रिएक्शन हो जाती है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाता है दोस्त, तब रिएक्शन कौन सा हो जाता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमें मिलता है बेंजाइल का क्लोराइड। Cl इधर इधर कहीं नहीं लगता, यहाँ का है छटा के लग जाता है, बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है। लेकिन कह रहा है जब ट्रीटेड विथ Cl2 इन डार्क तो ऑब्वियसली तब होने लगता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए जो भी आपका क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा पे जाके लग जाता है। तो ये कहना क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाहते हो, अच्छा कह रहा है एक्सप्लेन करिए इसी बात को। हाँ तो ठीक है, बता दिया हमने, क्योंकि पहली बार हो रहा था इलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई बेंजाइल क्लोराइड बना। दूसरी बार हो रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन बने। ठीक है, ओए होए बढ़िया था। कह रहा फिंकलस्टाइन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या था सर, मेरे पास RCl या RBr होता है, हम फेंक के मारते हैं NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो कह रहा भाई साहब ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ऐसा क्यों भाई साहब, क्या दिक्कत है। तो यार एसीटोन जो है ना वो इनको मीडिया प्रोवाइड कर देता है एक्चुअली। NaI जो है वो इस एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है, और जब डिसॉल्व हो जाता है तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है और बन जाता है RI, और जो भी बनता है NaCl या NaBr ये ड्राई एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये एज अ प्रेसिपिटेट बाहर निकलते हैं। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ली चैडलर के हिसाब से रिएक्टेंट और जल्दी जल्दी RI बनाएगा कि इसको मेंटेन कर सके, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ज़्यादा RI भी बनेगा, और इसी वजह से हमने एसीटोन का यूज़ भी किया है। ठीक है, आप एक बार फिर चाहें तो हल्का सा रिवर्स करके मुझे फिर से सुन लीजिएगा। कहने का मतलब ये है एसीटोन NaI जो सोडियम का आयोडाइड है वो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है, जिससे बढ़िया रिएक्शन हो जाती है, और NaCl और NaBr एज अ प्रेसिपिटेट आउट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट डिसॉल्व इन एसीटोन। और टू अकॉर्डिंग टू ली चैडलर प्रिंसिपल, अगर वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में जा रहे हैं तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए रिएक्शन भागेगी आगे की तरफ, तो ज़्यादा भी बनेगा और जो हम चाह रहे थे वो बन ही रहा है। ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसो। सर आप ये बता चुके हो कई बार कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। तो बढ़िया है सर, इसमें क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ओए होए चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में 25 पे आते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल एग्जिबिट सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, एंड वाई। मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, कह रहा है इन सबका मैग्नेटिक बिहेवियर सिमिलर है। तो दोस्त देखो कितना सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है। मैग्नेटिक बिहेवियर म्यू इक्वल टू होता है रूट के अंदर n ब्रैकेट में n+2। ये सिमिलर आने का मतलब है सबका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, या तो कह रहा है सब पैरामैग्नेटिक होंगे या तो सब डायमैग्नेटिक होंगे। इट डिपेंड ना कि सबके पास जो n है n, वो सबका n क्या आ रहा है, इक्वल। सबके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्त वो सबके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। आपको सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं निकाल के, है ना, और सबका n इक्वल आएगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट और बिहेवियर भी सबका क्या आ रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर सबका क्या आ रहा है, सिमिलर। देखो अगर सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड है तो सब डायमैग्नेटिक, और ये कह ही रहा है तुमसे कि सबका मैग्नेटिक बिहेवियर सेम है, इनका 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 इनका, क्यों, तो बस दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, इसे बता दो ना सीधे, क्योंकि सर सबके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इक्वल है ना। इसी वजह से कि सबका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ रहा है, सिमिलर। अगला कह रहा है फॉर्म व्हाइट सॉल्ट्स एंड वाई। कह रहा है सब व्हाइट सॉल्ट्स बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं, कौन कौन भैया, जिंक, स्कैंडियम, निकेल और वेनेडियम, ये सब लोग व्हाइट सॉल्ट। सिंपल है, देखो व्हाइट सॉल्ट बनाने का मतलब ही है कि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, मतलब सबके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबके पास क्या है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से जिंक तो चलो जान ही रहे हो तुम, Zn+2 स्टेट में उसके पास सारे फील्ड होते हैं, ठीक है। स्कैंडियम का भी क्लियर है, स्कैंडियम +3 स्टेट में सब फील्ड है। निकल वाला भी क्लियर है, निकल के भी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आएंगे वेनेडियम। तो मतलब सिंपल है, देखो ये तो तुम्हें सीखने के लिए कि हम निकाल के देख लें आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब ये कह रहा है तो क्लियर ही है, हमें तो एक्सप्लेन करना है ना बस, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल, कौन कौन करने वाले, तो बस हम बता देंगे, बता ही रहा है कि ये सब ऐसा है, तो इसके पीछे की कहानी ये होगी, ये सब ऐसे हैं तो सबकी कहानी ये, सब डायमैग्नेटिक है, सबके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, कोई डी ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा,
तो कलर का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आप चाहें तो एक दो को रोक के पॉज कर लीजिए वीडियो, एक दो को रोक के क्रॉस चेक कर लीजिए कि सर सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ऐसा तो नहीं सब में डी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो, कोई अनपेयर्ड हो ही ना, इसीलिए आंसर है। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ हो तो मैं दोस्तों हूं ही तुम्हारे लिए, परेशानी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। अच्छा, pKa वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, अगर मैं ज्यादा एसिडिक हूं दोस्त, मैं ज्यादा एसिडिक हूं तो मेरा Ka ज्यादा होगा और pKa क्या होता है कम, क्योंकि pKa होता है ये माइनस लॉग ऑफ Ka, तो Ka में माइनस हो जाता है तो उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, ध्यान रखेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो C2H5OH वाले भैया ऑक्सीडाइज होके बना देंगे CH3COOH। चलो पहले हमको ये मिल गया। दूसरा कह रहा है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। Br2 और रेड फॉस्फोरस देख के आपको कौन सी रिएक्शन याद आई? HVZ। तो सर ये जो प्रोपेनोइक एसिड था CH3CH2COOH, उसका अगर मैं HVZ करूं तो ये हो जाता है क्या? अल्फा हेलोजिनेशन। तो यहां का H हट के CH3CHCOOH और यहां लग जाएगा F। सॉरी Br2 फेंक के मारे ना तो Br2 लग जाएगा, मतलब Br। सर ये वाला हो जाएगा सर। कह रहा रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो चलो देख लेते हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल मतलब C जिससे दो CH3S, ये है दोस्त आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कह रहा है उस पे हमने CO2 फेंक के मारा है, बाद में फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो ठीक है, कुल कहने का मतलब हमने इस पे CO2 फेंक के मारा है, H2O हाइड्रोलिसिस की है, तो MgBr ये सब हट जाएगा दोस्त और यहाँ आके COOH लग जाएगा। ये आप एसिड में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज एक बार जाके क्रॉस चेक करिए, है ना। हम प्रिपरेशन में है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एसिड बना सकते हैं CO2 फेंक के मार के, तो ये वाली रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा COOH। ठीक है, ये भी ठीक है। कह रहा रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से वही रेड फॉस्फोरस। तो अब प्रोपेनोइक जैसे यहाँ Br लगा था, फोर्थ वाले में उसी जगह लग जाएगा Cl। ठीक है सर, हो गया चारों। इन चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa। तो पहले एसिडिक वाले में करते हैं, फिर उसका उल्टा कर देंगे, pKa हो जाएगा, चलेगा। तो चलो ध्यान से देखो, एक देखो CH3COOH है और हमने सीखा है कि एसिड में जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ते जाएंगे उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जितना प्लस वाले जुड़ेंगे उतना कम होगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये सिर्फ CH3COOH है, लेकिन इस वाले में लगा है ब्रोमीन माइनस आई इफेक्ट, इस वाले में लगा है क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन में भी ज़्यादा माइनस आई किसका है? क्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा फोर्थ वाला, ध्यान सुनना, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा D, उसके बाद होगा B, उसके बाद क्या है? इसमें देखो एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है और इसमें न्यूट्रल है, कुछ नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब इसके बाद नंबर आएगा A वाले भैया का। और सबसे कम एसिडिक कौन होंगे? C वाले भैया। तो अगर ये एसिडिक का ऑर्डर है दोस्त, ये एसिडिक का ऑर्डर है तो उसका उल्टा कर देंगे, pKa का हो जाएगा। मतलब क्या डाटा हो गया? D से बड़ा B। अब मैं pKa का ऑर्डर लिख रहा हूं, D से बड़ा B, B से बड़ा A और A से बड़ा C। यही है तुम्हारा आंसर, pKa वैल्यू का ऑर्डर। तो यहां मैंने इसलिए ऐसे बताया कि पहले आप इसी बहाने हमसे एसिडिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर सीख लो, फिर उल्टा pKa का रिलेशन भी स्टेब्लिश कर दिया तो आराम से दिमाग चल जाएगा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, चैंपियन हो तू लोग यार। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कह रहा है अटेम्प्ट एनी 3। चलिए आप एग्जाम में 3 करेगा, हम लोग सब डिस्कशन करते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन याद दिलाते हैं आपको। कह रहा क्लोरोइथेन से इथॉक्सी इथेन। लिखूं पहले, क्लोरोइथेन मतलब C2H5Cl से हमसे बोल रहा है बनाने के लिए इथॉक्सी इथेन। अच्छा, मतलब C2H5O C2H5, यही हुआ दोस्त। तो कह रहा है एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना है। कोई रिएक्शन याद आई? नेम्ड रिएक्शन। अरे बड़ा ही फेवरेट नेम्ड रिएक्शन है दोस्त, उस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है?
विलियमसन सिंथेसिस। सर बड़ा सिंपल है, हम फेंक के मारेंगे C2H5ONa, यही होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Na वाले भैया Cl के साथ चले जाएंगे, NaCl बना लेंगे और C2H5O C2H5 बन गया। तो ये तो आसान था सर, ये बढ़िया था। बोला म्यू नहीं, ये बढ़िया था गुरु। तो हाँ ये बढ़िया तो है। फिर कह रहा है फिनॉल से मुझे बनाना है बेंजीन, ये है फिनॉल, और इससे कह रहा है आपको बनाना है बेंजीन। मुझे लग रहा है ये सबसे आसान रिएक्शन आपको लग रही होगी नहीं, कि सर ये रिएक्शन तो बहुत बार पढ़ा है हमने। हम जिंक डस्ट फेंक के मार देंगे और अपने आप यहाँ से निकलेगा, माइनस में हो जाएगा ZnO और बन जाएगा बेंजीन। सर ये तो बड़ा सिंपल रिएक्शन थी। सर मेरे 3 में ये तो पक्की होगी अटेम्प्ट एनी 3 में ये उठा लेंगे सर पक्का। कह रहा है एनिसॉल से, अब देखो मैं हर बार बोलता हूँ कन्वर्जन का मतलब स्ट्रक्चर बनना ही, तभी आप कहानी में आगे बढ़ पाएंगे। कह रहा है एनिसॉल, तो एनिसॉल का मतलब होता है दोस्त OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, यही है एनिसॉल है। और एनिसॉल से मुझे बनाने के लिए भैया जी कह रहे हैं 4 मिथॉक्सी टोलुइन। ओके, इसको रहने देते हैं मिथॉक्सी वाले को इसी पे। 4 मतलब मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा। यहाँ लगाना है मेरे को CH3, ठीक है। तो क्या लग रहा है, दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों में अंतर इतना ही है कि बस यहाँ लग गया CH3, और CH3 मुझे लगाना है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का फेवरेबल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूशन है जिसमें CH3 आके लग सकता है? तो आपको याद आएगा सर, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सही है, आप यहाँ फेंक के मार दो CH3Cl, रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और CH3 आके यहाँ लग जाएगा। और थोड़ा पैरा पे लगता है तो पैरा ज़्यादा स्टेबल है तो ये हो जाएगा। ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला क्या है लास्ट वाला, वो भी देख ही लेते हैं। कह रहा ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है सर, 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे ओन है, ठीक है। ये है ब्यूटेन 2 ओन, हाइड्रोजन मैं लिख दे रहा हूँ बैलेंस करके, आप भी आदत डालिए अपनी। उससे कह रहा है 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। उससे कह रहे हैं भैया जी हमको बनाना है पेंटेन, पहले तो लिखो पेंटेन, फिर कह रहा 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, यहाँ पे OH है। कह रहा मुझे इस वाली कहानी से वहाँ जाना है। तो आप ध्यान से देखो, ये है कीटोन, और कीटोन से मुझे बनाना है कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल। याद आया आपको कौन सी रिएक्शन है सर? हमने सीखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेंक के मारो तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेंक के मारो तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेंक के मारो तो बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो मतलब मुझे यहाँ फेंक के मारना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या फेंक के मारना है दोस्त? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो तीसरे वाली कहानी में O से जाके लगना है OH होना है, ठीक है, हो जाएगा। और मुझे कह रहा है कि CH3 के अलावा 2 कार्बन और बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब जो भी मुझे ग्रिग्नार्ड फेंक के मारना है वो फेंक के मारना है C2H5MgCl। अब C और O के बीच में लड़ाई होगी, O पे आएगा नेगेटिव, C पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ इस पे लड़ाई होगी तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, फटाफट एक्सचेंज करेंगे और फिर MgOH निकल के यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड की कहानी पहले जोड़ो, माइनस और प्लस के पास ले जाओ, ये उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तो MgOH निकल जाएगा, और यकीन मानो दोस्त यही बनेगा। आप कॉपी उठाओ, पॉज करो, बना के खुद देख लो। MgOH निकालने के बाद जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। पर ध्यान रखना प्लीज, हाइड्रोजन लिखने की आदत डालना, ये नहीं कि अरे सर वो तो मुझे पता ही है, फिर भी अच्छा प्रैक्टिस करो, क्या नुकसान है इसमें, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी सर। तो चलो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं। कह रहा है आर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर मैच्ड करेक्टली। अच्छा, नीचे दिया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और पूछ रहा है क्या मैच है, करेक्टली मैच है, देख लेते हैं। जिंक का 339 है, कॉपर का 130 है, मतलब जिंक का ज्यादा है, कॉपर का कम है। लेकिन मेरे लाल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कम ऑन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेरे लाल डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है सुपरस्टार? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और हमें अच्छे से पता है जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉर्मल स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। तो उल्टा है, इसको उल्टा होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ, तो हम मान लेते सही है, मतलब ये गलत है। और पूछा है रीजन देना, जस्टिफाई तो बता देना, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक में ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो इसलिए गलत है।
कह रहा आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एसिड विल यू प्रिफर फॉर पर मैग्नेट टाइट्रेशन एंड वाई। अच्छा, कह रहा पर मैग्नेट का टाइट्रेशन करना है तो हम H2SO4 और HCl में से किसको प्रीफर करेंगे? तो ऑब्वियसली हम तो राजा के साथ जाएंगे, किंग ऑफ केमिकल H2SO4 के साथ जाएंगे। पूछ रहा जस्टिफाई भी करिए कि क्यों HCl नहीं पकड़ा आपने, तो क्योंकि भैया HCl वाले भैया कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 में, क्लोराइड से कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू क्लोरीन। तो इन भैया से दूर रहते हैं भाई साहब, है ना, ये डिस्टर्ब करेंगे, तो हम H2SO4 के साथ ही जाएंगे। फिर एक रिएक्शन दिया है, इसको कह रहा है कंप्लीट करना है। इसका मतलब यही है कि एक साइड दिया एक साइड नहीं दिया तो कंप्लीट ही करना है। तो कह रहा है KMnO4 है, के नहीं लिखा, आयनिक इक्वेशन है, MnO4 है, H+ देख के पता चल गया एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 अपने कन्वर्ट हो जाता है Mn+7 से Mn+2 में, और जो नाइट्राइट है उसको चेंज कर देगा नाइट्रेट में, मतलब NO2- से बन जाएगा NO3-, और MnO4 वाले भैया बन जाएंगे Mn+2। ठीक है, ठीक है। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्व भी हो जाएगा, कोई मुश्किल काम तो नहीं है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। फिर भी आपकी इच्छा के लिए मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि यहाँ 2 MnO4 है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ चार्ज बैलेंस करने के मूड में। 5 NO2 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 15, यहाँ पे ऑक्सीजन है 10 और 8 18। तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा 3H2O। मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे मत सीखना, मैं तो आपके लिए बस कंप्लीट कर रहा था इक्वेशन, है ना, कि मैंने कर दिया 5 और 4 1 6 और 5 और 2 7। हाँ, मेरा हो गया बैलेंस भी सब कुछ सही है। बट आप ऐसे नहीं करेंगे, आप जब भी पढ़िएगा ये चैप्टर तो आपको मिलेगा ना DNF ब्लॉक में पढ़ेंगे ना आप KMnO4 और K2Cr2O7 वाली रिएक्शंस। तो उन रिएक्शंस को हम जैसे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बैलेंस करते थे, 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे, फिर जो भी रूल्स हैं एसिडिक बेसिक वाले सब लगा के प्रॉपर बैलेंसिंग करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ अगर तुम कहीं भी पढ़ रहे हो मेरे लाल, तुम्हें एक बार भी लगे कि यार मेरा बैलेंसिंग का लोचा तो है, तो प्लीज़ बेस्ट एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है EduFi Hub। प्रमोशन कर रहे हो सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ आ जाना, है ना। और एक बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, उमेश सर, थोड़ी अपनी तारीफ कर लूँ, प्लीज़ आके देख लेना कैसे बैलेंसिंग होती है, सर ने सिखाया होगा DNF में, देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर भी तुम्हें लगे नहीं सर प्लीज़ एक बार और बता दीजिए कैसे बैलेंसिंग करते हैं, तो कमेंट बॉक्स है, मैं तो चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, थोड़ा मुझे दिखे कितने प्यारे बच्चे को ज़रूरत है मेरी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट, अब आ गए दोस्त सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 से 33 क्वेश्चन है, केस बेस्ड है, डाटा बेस्ड है, मतलब पूरी कहानी पढ़नी है और उस पढ़ के अपना आंसर देना है, पूरी कहानी पढ़ के अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। तो चूंकि मुझे आपको डिक्टेट करना था तो मैंने कहानी पढ़ी हुई है, आप प्लीज़ आराम से पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या बोल रहा है। ये पैटर्न पे ही सवाल आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ये वाला पैराग्राफ वाला सवाल कि पैराग्राफ पढ़ के जवाब देना है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, हमें आंसर ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसा है नहीं, आप ध्यान से देखो। मैं तो कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री इतना प्यार से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, पढ़ो तो पैराग्राफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सवाल में जाओगे तब भी कर लोगे। फिर भी लेकिन आप पहली बार है पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो, ये सब अभी क्वेश्चन था, पैराग्राफ ही है, ये सब लिखा हुआ है, मैं काम के बाद पे आता हूँ। कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl यूजिंग द कंडक्टिविटी मीटर। अब मैं बताता हूँ इन्होंने पूरे पैराग्राफ में किया क्या है। इन्होंने भाई साहब ये कंडक्टिविटी मीटर यूज किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करके ऐसा डिप कर रहे हैं। अब अगर बल्ब ग्लो तेज कर रहे हैं सब, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, बढ़िया वाला इलेक्ट्रोलाइट ग्लो कर रहा है। नहीं कर रहे हैं, डिम है, एकदम ही नहीं है, तो मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब कह रहे हैं इसी एक्सपेरिमेंट में अगर ये पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर NaOH है या 1 मोलर HCl, तो जवाब है नहीं, क्योंकि 1 मोलर NaOH हो या 1 मोलर HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दोस्त तुम्हारी लाइट तो तेज जलेगी ही जलेगी हर बार, दोनों के केस में। तो ये बता पाना तो मुश्किल है कि 1 मोलर NaOH है या 1 मोलर HCl, क्योंकि दोनों में ही सेम लाइट जलने वाली है, स्ट्रॉन्ग है दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर है नहीं। और जस्टिफाई तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वही इसका आंसर है, बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल pH वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन इफ ग्लो ऑफ ग्रीन LED इज मीडियम एंड द रेड LED ग्लोज वेरी ब्राइटली। तो दूसरा वाला बहुत ब्राइट ग्लो कर रहा है, मतलब
पीएच तगड़ा वाला है, स्ट्रांग है, एसिड है, स्ट्रांग बेस है। तो डाटा कह रहा है या तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें दूसरे नंबर पे देखो स्ट्रांग ब्राइट ग्लो कर रहा है, तो या तो बहुत स्ट्रांग बेस होगा या तो स्ट्रांग एसिड होगा। तो इसका मतलब चूंकि पहले पूछा है ग्रीन मीडियम और बाद में स्ट्रांग वाला, तो मुझे ऐसे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा यहाँ जहां लास्ट में 1 लिखा हो या लास्ट में 2 लिखा हो, क्योंकि यही दोनों स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस वाली फीलिंग दे रहे हैं। तो हमने नोटिस किया 1 वाला तो कोई नहीं है सर, लेकिन स्ट्रांग 2 वाला हमको एक ऑप्शन दिख रहा है। तो बस मुझे कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा, मैं फट से ही मार के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही है भाई। एक से ज़्यादा 2 वाले होते तो मैं ढूंढता कि अब मीडियम वाला कौन सा है, मैं चलो उसमें जा रहा हूँ ढूंढने। मुझे कुछ मिला ही नहीं, सीधे 2 वाला एक ही ऑप्शन मिला, क्लिक किया, आगे बढ़ गए, खत्म। सही है ना? आप समझो ये ट्रिक, समझो ये सब दिमाग लगाने वाला। कई बार मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ, सीखो, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ो। कह रहा है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इफ द कंडक्टिविटी मीटर इज डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो यार डिस्टिल्ड वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो कह रहा है क्या आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, तो अगर मैं इसी में से ऑब्जर्वेशन ढूंढूं तो ये पहला वाला लिख देना, सब ऑफ होंगे, कुछ जलेगा ही नहीं। नॉन कंडक्टिविटी भाई, डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। दैट्स व्हाई वी ऐड कॉन्क H2SO4 टू मेक हिम अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट, है ना। याद है ना आपको, याद है एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। तो दैट्स व्हाई पहला वाला लिख देना, सही है, कुछ जले वलेगा नहीं भाई साहब, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहां से पहला वाला जो भी ऑब्जर्वेशन उठा के आप उसके इसके आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ो आगे। ओके, कह रहा रिफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ द मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन कर्व फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी। अच्छा आपसे कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी और उसके बीच सोल्यूशन बनाइए ए और बी के लिए। तो ए में देखो दिख रहा है तुम्हें ब्राइट लाइट जल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बी वाले में डिम है, ऑफ है, मतलब वीक है। तो ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ है बच्चा, याद आया उसको, उस ग्राफ का नाम क्या है, कौन से इक्वेशन में बनता है, वो बनता है डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। किस पे? डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। तो ठीक है ना, वो तो बहुत आसान है सर, इतना प्यार से आपने बताया था हमें, है ना, कि ये भाई साहब लेमडा एम और ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि फॉर्मूला यही है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए रूट सी। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है ऐसे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है ऐसे। तो ये मान लीजिए ए वाला है स्ट्रॉन्ग और ये वाला बी वाला है वीक। ये तो हमने पढ़ा है सर, मजा आ गया, ये आपका पढ़ाया वाला मजेदार सवाल बन गया। तो मेरे लाल देख लो, तुम्हारे सामने ही है। आप जो जो चैप्टर अभी तक मेरे से पढ़ चुके हो, आप देखो ना उसके क्वेश्चंस आप कैसे मैंने पढ़ाए हैं, आप उन्हें क्या क्या पढ़ा है प्रैक्टिस करते हुए। भाई हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर के लेवल पर नहीं पढ़ा ना, हमने उसको उस लेवल पे पढ़ा कि हम, क्योंकि फर्दर हम जेई और नीट के 2025 तक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं हमें पिछले 10 सालों के, तो हम उसी लेवल पे पढ़ते हैं, सीखते हैं बढ़िया से। इसलिए जो जो चैप्टर आपने पढ़े होंगे उसके सवाल आपको तकलीफ नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हाँ, इस पूरे पेपर में एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि भाई साहब अब जो हम टीचर खुद ही बोलते हैं भाई देखो एनसीईआरटी से ही आना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ बाहर से आएगा। लेकिन हाँ लग रहा है कि अब सीबीएसई चेंज कर रहा है गेम, बहुत बेइज्जती हो गया सीबीएसई का। उसने कहा कि अब तो भाई मैं कॉन्सेप्ट मैच करेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे भाई साहब। तो मैच नहीं कर रहा है सवाल, आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा, हाँ कॉन्सेप्ट हैं बट सवाल मैच नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी कहानी है आयरन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये उसका स्ट्रक्चर है। बता रहे हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन एक टर्म है जो हम खाने के न्यूट्रलिटी वैल्यू को बढ़ाने के लिए खाने में कुछ इंजीनियरिंग कर देते हैं, जिससे हमें खाने के थ्रू ही बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं, तो जिस वजह से अगर कोई डिफिशियंसी चल रही है बॉडी में तो उस पर ओवरकम किया जा सके। जनरली जो हम खाना खाते हैं रोज़, जैसे राइस, व्हीट फ्लोर, एडिबल ऑयल, है ना, कॉफ़ी पी रहे हैं या जो बिवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें अगर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो हमें न्यूट्रलिटी भी मिल जाएगी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और अफ्रीका एंड साउथ एशियन कंट्रीज में 40% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करे एनीमिया से। एनीमिया का मतलब होता है दोस्त आरबीसी कम हो जाना, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाना, है ना, उसी को बोलते हैं एनीमिक हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और ब्लड में अगर आयरन का कॉम्बिनेशन है हीमोग्लोबिन तो ज़्यादा बनाने लगता है, तो इसलिए बार बार आपको दिख रहा होगा आयरन 3 ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का यूज़ भी कर रहे हैं इस पूरे कहानी में। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, है ना, ये सब के बारे में बात हो रही है, मैं आपको थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कह रहा है कि अनसेफ है कंज्यूम मोर देन 3 ग्राम ऑफ ईडीटीए पर डे, है ना, और कंटिन्यूसली फ्रॉम मोर देन 5 to 7 डेज। अगर लगातार आप उससे ज़्यादा कर लेंगे तो वो भी दिक्कत है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसको कमी को पूरा करने के चक्कर में ज़्यादा ना चला जाए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, ये पैसेज में दिया हुआ है।
अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि वाई Fe3 EDTA कॉम्प्लेक्स स्टेबल है एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है दोस्त, तो आपके प्यारे टीचर ने, हो सकता है मैंने मेरे से पढ़ा हो, तो आपके प्यारे टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि जब भी ऐसा कोई लिगेंड आए जो रिंग फॉर्म कर दे आपसे जोड़ के, चिलेटिंग लिगेंड्स, तो आप एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हो दोस्त। तो चूंकि इसमें चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए Fe-EDTA इज मोर स्टेबल देन फेरस सल्फेट। ये तो आसान था, बढ़िया। जब मैं आंसर सुनते तो आपको लगता है ना, हाँ यार ये तो पढ़ा ही था। ओए होए, दूसरा कह रहा है What happens when hard water is titrated against sodium EDTA? तो देखो दोस्त, सोडियम EDTA को अगर तुम हार्ड वाटर के साथ टाइट्रेट करोगे, तो हार्ड वाटर का मतलब ही कि उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, तभी उसको बोलते हैं कि वो हार्ड वाटर है। तो वो क्या करेंगे, इसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे और वो कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नीशियम का EDTA कॉम्प्लेक्स बना देंगे। बस यही आपको लिख देना है प्यार से। नेक्स्ट कह रहा है अगर आप डॉक्टर हो, लो देखा, इसको भी पता है कि आप तैयारी कर रहे हो नीट की, आप तैयारी कर रहे हो जेई की, तो नीट वालों तुम्हारे लिए बोल रहा भाई कि अगर आप डॉक्टर हो, और वो भी कहाँ पे, सोमालिया में। ले भाई साहब, सलमान खान की जब पिक्चरें शूट होती वहां तुमको भेज दिया। तो कह रहा है विल यू रिकमेंडेड आयरन फोर्टिफाइड फूड टू योर पेशेंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में कह रहा है भाई साहब कि सोमालिया जो एक देश है, कंट्री है, वहाँ लोगों में एनीमिक बहुत ज़्यादा लोग हैं, 40 से 60% लोग ज़्यादा एनीमिक है। तो एनीमिक है तो हम तो चाहेंगे कि भाई उनको आयरन मिले, जिससे उनका एनीमिया वाला प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन 40 to 60 है ना, 100 लोग, 100% थोड़े ना है। तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं चेक करूँ, उनका ऑब्जर्वेशन पे लूँ कि एनीमिक हैं कि नहीं। जो हैं उनके लिए मैं आयरन EDTA यूज़ करूँगा, जो नहीं है उनके लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमें नेशनल हेल्थ जो था उसको भी तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं कर देना। पता चले मैं एनीमिक नहीं हूँ, ज़बरदस्ती मेरे को चढ़ाया जा रहा है आयरन EDTA, तो भी दिक्कत है। तो हम ध्यान रखेंगे, कुछ प्रॉपर टेस्ट के थ्रू पहले कंफर्म करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिक और नॉट। अगर है तो ऑब्वियसली बेहतर डॉक्टर हैं आप, तो यही करेंगे आप कि आप उसको Fe-EDTA जो भी फोर्टिफाइड फूड्स है वो देना शुरू करेंगे कि भाई उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स इन Fe3 EDTA। तो ये आप सबको पता है, बड़ा फेवरेट सवाल है। EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है ना। इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 6। EDTA इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। और इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट में जो कहानी है, उसमें 4 ऑक्सीजन एज अ डोनर है और 2 नाइट्रोजन एज अ डोनर है। डाइअमाइन का 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट का 4। सर ये क्यों बताए हैं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा, पूछ रहा था नेम द एटम्स थ्रू विच इट कैन बाइंड। तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के एटम है, मिला के 6, जिससे मैं आपके साथ हेक्साडेंटेट मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताऊंगा। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द EDTA। तो EDTA का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डाइअमाइन का मतलब होता है CH2 CH2 NH2, लेकिन मैं NH2 नहीं जोड़ूंगा क्योंकि मुझे 4 एसीटेट भी जोड़ना है, तो मैं सिर्फ लिखूंगा N, यहाँ भी N। अब यहाँ भी एसीटेट जोड़ देंगे, 2 ठो यहाँ भी जोड़ देंगे। एसीटेट क्या होता है, CH3COO को बोलते हैं, लेकिन अब मुझे जोड़ना भी है तो मैं यहाँ लिखूंगा CH2COO। ऐसे यहाँ भी CH2COO, ऐसे यहाँ भी CH2COO और यहाँ भी CH2COO। तो दोस्त अगर स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो रटने की जरूरत नहीं है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, मतलब वही 2 जो H थे वही हट के एसीटेट लग गए, तो बन गया स्ट्रक्चर, कोई मुश्किल नहीं है। और थारा भाई है तो केमिस्ट्री की मुश्किल काहे की मुश्किल दोस्त, तो मेरी तरफ समस्या है ना। मेरे रहते केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम हो दोस्त, तो फिर वो मेरी प्रॉब्लम है। तो अपनी सारी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम प्लीज हमें दे दे, मैं सब खत्म करूंगा, आप आराम से मस्त पढ़ाई करिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्त लास्ट वाला सेक्शन, सेक्शन ई। सेक्शन ई कह रहा है 31 से 33 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप के, देखते हैं क्या कह रहा है। फिर से वही, या तो ए अटेम्प्ट करिए या तो बी, लेकिन अपने लिए तो दोनों ही करना है। तो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ द कैनिजारो रिएक्शन। आपके पास क्या है, 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड। ओके, 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो ये है अपना बेंजल्डिहाइड, ये दूसरे नंबर पे हमने लगा दिया क्लोरो। सही है, चलेगा। कह रहा कैसा, कैनिजारो रिएक्शन जो है, कैनिजारो जो रिएक्शन है दोस्त, ये एक तरीके का डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है अल्कोहल, सॉरी सोडियम ईस्टर मतलब एसिड, और दूसरा रिड्यूस होकर बनाता है अल्कोहल। तो इसका अगर मैं प्रोडक्ट बनाने पे आऊँ दोस्त, तो मैं
तुम्हें Cl से मैं कंफ्यूज ही नहीं होऊंगा, मुझे पता है कि मुझे CHO को एक बार करना है CH2OH, उतना ही कार्बन का अल्कोहल, और एक बार मुझे उसी को चेंज कर देना है कि इसमें Cl लगे रहने देते हैं, इसी को चेंज कर देना है COONA में। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन होगी, ये है कैनिजारो रिएक्शन और ये है उसके प्रोडक्ट। क्योंकि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स है तो एक भाई रिड्यूस हो गया, एक भाई ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, बढ़िया ही तो। सर कितना प्यार से आप बता देते हो, पता ही नहीं चलता। हाँ दोस्त, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो ना, मैं सब आसान बना दूंगा, परेशान मत हो। अगला देखो, कह रहा हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एनिलीन। तो देखो दोस्त, SO3H जो ग्रुप है वो है कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको याद आएगा कि ये -I इफेक्ट वाले ग्रुप में इसकी लिस्ट में आता है। -I है मतलब मैं आपसे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। जब मैं आपसे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा तो आप जो एनिलीन में N के ऊपर लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, बड़ा बन रहा था मेरे पास लोन पेयर है, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मैं तो बेसिक नेचर का हूं, लेकिन जैसे मैं जुड़ गया, SO3H जुड़ गया, जैसे ही वो क्या करा, इन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो वो सारा उसका लोन पेयर रिंग को इलेक्ट्रॉन देने में चला गया। तो काहे का बेसिक, मतलब ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं -I इफेक्ट और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं +I। तो -I वाला जोड़ूंगा तो बेसिक कहाँ बढ़ाएगा, वो तो बेसिक को कम ही करेगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेनामाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कह रहा है लिखना पड़ेगा, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, और जो बनाना है वो है इथेनामाइन मतलब CH3CH2NH2। तो क्या करें भाई साहब, इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एसिड से अमाइन की तरफ चले जाएं। तो कहता है सर ऑप्शन तो यही है कि मेरे पास कुछ ही ऑप्शन है, CH3COOH को पहले तो आप कर दो रिड्यूसिंग एजेंट फेंक के मारो, जिससे ये कहाँ पहुंच जाए, एल्कोहल में, CH3CH2OH में पहुंच जाए। सर पहला ऑप्शन तो यही है। और जब CH3CH2OH में पहुंच जाए तो अब आप SOCl2 फेंक के मारो और इससे बना लो CH3CH2Cl। हाँ, अब आप फेंक के मारना NH3, और हमने रिएक्शन पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और वो बन जाएगा CH3CH2NH2। सिंपल है। पहले एसिड को रिड्यूस कर दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो बढ़िया वाला, और बना लो इथेनॉल। और अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट तरीका है SOCl2, डार्जेंस मेथड। फेंक के मारा SOC बन गया, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अमाइन फेंक के मार दिया और H गायब, NH2 जाके लग गया। ये सही था, मस्त, यस। चलो आते हैं आगे। फिर कह रहा है राइट द स्टेप्स टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। कह रहा भाई साहब मन इसका भी नहीं लग रहा, नहीं, बेंजोइल क्लोराइड है ये, उससे कह रहा है तुमको बनाना है बेंजोइक एसिड। अब इतना प्यार से कोई कहेगा तो बनाना तो पड़ेगा ही दोस्त। क्या कह रहा है भाई साहब, बेंजोइल क्लोराइड है, स्टेप्स टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, मेरे पास ये बेंजोइल क्लोराइड है, और मैं पहले क्या करूंगा, मैं फेंक के मारूंगा, याद है कौन सी रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। भाई उनका तो सबस्ट्रेट ही है ये बेंजोइल क्लोराइड, तो ये अपने आप क्या बन जाएंगे, बेंजल्डिहाइड। और दोस्त मुझे अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि आप कर दोगे सिंपल ऑक्सीडेशन और भैया बन जाएंगे बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएंगे, बेंजोइक एसिड। सही था। कुछ प्यारे बच्चे हो सकता है बहुत अर्ली देख रहे हो, उन्हें जैसे एल्डिहाइड कीटोन एसिड भी पढ़ा भी ना हो, ये देख रहे हो तो उन्हें लग रहा होगा अरे आप सर शक्तिमान फटाफट बता दे रहे हो यार, हमें तो पता ही नहीं। तो यकीन मानिए जब आप ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो दिमाग में सब सारी बातें आनी स्टार्ट होंगी, है ना। तो आप अभी आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो चैप्टर के सवाल हमने पढ़े वो वाला देख लें बस, बाकी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब देख लेंगे, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा काम है आपको सही सही चीज़ें बता देना। और मैंने बोला ना केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो तुम्हारा भाई है ना, आओ ना E-जो-5 चैनल पे आगे देखो, क्लासेस चलते हैं, हर टर्न पे क्लासेस चल रही हैं सारी, पढ़ के देखो, प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से भी, मुझसे भी ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। कम ऑन, प्रोपेनल और प्रोपेनोन एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट भी है, टॉलेंट टेस्ट भी है, आपकी जो मर्जी हो आप यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। वैसे तो आप चाहे तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन प्रोपेनल, हाँ आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी यूज कर सकते हो दोस्त, तब भी आप सेपरेट कर लोगे। तो मैंने तीनों ही ऑप्शन दे दिए, अब आपको जो इसमें मन हो आप यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। फेलिंग देगा तो रेड पीपीटी मिलेगा,
एक भैया जी प्रोपेनॉल वाले भैया देंगे, प्रोपेनॉल नहीं देगा। टॉलेन देगा तो व्हाइट सिल्वर मिरर मिलेगा, प्रोपेनॉल वाले भैया देंगे, प्रोपेनॉन वाले भैया नहीं देंगे। और आइडोफॉर्म होगा तो प्रोपेनोन वाले भैया येलो कलर का आइडोफॉर्म बनाएंगे और प्रोपेनॉल वाले भैया नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ वुल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनल। वुल्फ किस्नर रिडक्शन 2 मिथाइल ब्यूटेनल, तो पहले ब्यूटेनल बना देता हूं तुम्हारे लिए, 1 2 3 और चौथा वाला भैया CHO खुद है ब्यूटेनल, जिसमें दूसरे नंबर पे क्या लगा मिथाइल। सर वुल्फ किस्नर रिडक्शन हमें याद है, हम फेंक के मारते हैं हाइड्राजीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, KOH, और एक ही चीज चेंज होता है बस, जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप था वो CH2 बन जाता है, मतलब एल्केन बन जाता है, एल्केन। तो बस ठीक है, इस CHO को पूरी कहानी को हमें सिर्फ एल्केन बना देना है, CH3 कर देना है, तो बस यही है तुम्हारा प्रोडक्ट। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो, इतना तो तुम सीख ही गए मेरे से। तो सर ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेनल का अगर मैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन करूंगा तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यही बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सर सिंपल है ना, आपने बता ही दिया। इस पूरे कहानी में एक ही चीज़ तो होनी है बस, CO वाला ग्रुप CH2 बन जाता है, बस इतना ही है। तो बस हो गया क्लियर, कहानी आसान है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, जो आसान है उसको आसान रखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ। मजा ही आ गया भाई साहब, SO3H - I इफेक्ट दिखाता है, और इस बार कह रहा है एसिडिक इफेक्ट में क्या पड़ेगा, तो भैया इंक्रीज कर देगा यार, अभी थोड़ी देर पहले डिक्रीज किया था, इस बार क्या कर देगा, इंक्रीजेज। कह रहा भैया प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम इथेनमाइन। इथेनमाइन मतलब C2H5NH2, और उससे कह रहा है आपको बुरा मान जाता है ये भी, उससे कह रहा है एसिडिक एसिड बनाना है, CH3COOH बनाना है, मतलब कार्बन तो बढ़ाना नहीं है ना, कार्बन नहीं बढ़ाना है, बस उसी में बाकी खेल खेल लेना है। C2H5NH2 से प्रिपेयर एसिडिक एसिड फ्रॉम इथेन अमाइन, मतलब C2H5NH2 से आपको बना देना है CH3COOH। तो बढ़िया है ना, पहले आप इस पे कर दो, HNO2 फेंक के मार दो, है ना, तो ये अनस्टेबल डाइजोनियम बनाएगा जो ब्रेक डाउन होकर बना लेगा इतने ही कार्बन का अल्कोहल C2H5OH, और उसके बाद मोहल्ले को पता है कि C2H5OH का ऑक्सीडेशन कर दोगे डाइक्रोमेट एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ बन जाएगा एसिड। तो ये तुमने पढ़ी है 1 डिग्री अमाइन जो है एलिफैटिक वाले, वो अनस्टेबल डाइजोनियम बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स, देन फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में, अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन। तो बस यही वाली रिएक्शन काम आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ बबुआ, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। कह रहा है कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। कह रहा है ये है हमारे पास एनिलीन, और कह रहा है इससे हमें बनाना है बेंजोइक एसिड बनाना है। सर हमें एनिलीन से क्या बना देना है, बेंजोइक एसिड बनाने की तरफ जाना है। तो फिर से वही कहानी है कि पहले आप बेंजीन से, देखो एक कार्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे एक चीज तो कंफर्म है कि मुझे इसमें CN कैसे भी करके लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो जो आपका एनिलीन है, मैं यहां बताता हूं क्योंकि जगह नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। पहले जो आपका एनिलीन है प्यारे बच्चे, आप कर दो उसका डाई एजोटाइजेशन, आपको याद होगा ये वाली रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन, तो ये बना लेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अरे NaNO2 प्लस HCl के साथ। और अब जब इस पे आप फेंक के मारते हैं CuCN, अब ये बनने के बाद ये प्रोडक्ट नहीं बनना, मैं दूसरा स्टार्ट करूंगा। अब इसमें अगर मैं फेंक के मारता हूं CuCN तो ये बन जाता है बेंजीन का नाइट्राइल। और अब आप जानते हो कि बेंजीन के नाइट्राइल से बेंजोइक एसिड कैसे पहुंचे। तो सर वी आर गोइंग टू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे दोस्त, और जो तुम चाह रहे थे वही वाला डिजायर्ड बन जाएगा। मुबारका मुबारका मुबारका, है ना, थोड़ा लंबा खेल हो गया ना, बट कोई बात नहीं, यही तो सीखना है, यही तो मजा है। हमारे दिमाग में देखो पहले से पता चल गया कि एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन का सर ने कितना बढ़िया तरीका बताया, CN लगाना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि एल्काइल हैलाइड तो था नहीं, तो हमने जो सैंडमेयर गेटरमैन वाली रिएक्शन नहीं है जिसमें क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो बन रहा था आइडो, उसी में साइनो भी बन जाता है, तो बस डाइजोनियम बना के साइनो फेंक के मार दिया, काम खत्म हो गया। बढ़िया, वाह। कह रहा गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड इथेनल। तो दोस्त प्रोपेनल और इथेनल को अलग करने का बेस्ट तरीका है, इथेनल वाले भैया क्या देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब इन पे आप फेंक के मारोगे क्या I2 प्लस NaOH दोनों में,
तो जो सैंपल में येलो कलर का आइडोफॉर्म बनेगा वो वाला सैंपल है इथेनॉल, और जहां नहीं बनेगा वो वाला सैंपल है प्रोपेनॉल। किसी को लग रहा होगा कि सर मेरे को आइडोफॉर्म टेस्ट पे कब्जा चाहिए, कब्जा, तो आप प्लीज़ चैनल जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पे आइडोफॉर्म पे स्पेशल केसेस मैंने बताए हैं आपको, स्पेशल वीडियोस में जाके देखिएगा। आइडोफॉर्म पे बहुत चर्चा बढ़िया की गई है, मज़ेदार वाली, कि कौन आइडोफॉर्म देता है कौन नहीं देता है। स्पेशल आइडोफॉर्म पे एक अच्छा सा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। कह रहा भाई साहब अटेम्प्ट फिर से वही ए और बी, हमारे लिए तो सब सारे अटेम्प्ट देखिए हैं। कह रहा आइडेंटिफाई एंड गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर। भाई साहब जो प्रोटीन हेयर में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, केराटिन, और ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, वाटर इनसॉल्युबल है। और कह रहा प्रोटीन प्रेजेंट इन एग, तो एग वाले में भाई साहब कौन है, ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल, है ना। हाँ इसमें क्या एल्बुमिन है, दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट इज अ सॉल्युबल। हेयर नेल्स इन सब में क्या प्रेजेंट है, केराटिन, दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, और ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक है। अगला कह रहा है बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप, बढ़िया यार। देन व्हाई डज ओनली ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट बट सुक्रोज नहीं। बेटा सिर्फ एल्डिहाइड होने से आप रिडक्शन नहीं करते हो, फेलिंग टेस्ट, फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ग्लूकोज दे रहा है, रिड्यूस करता है फेलिंग को, क्योंकि उसमें फ्री CHO ग्रुप है प्रेजेंट, इस वजह से। जबकि मेरे लाल सुक्रोज में ऐसा नहीं है। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड्स, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल के बना, तो जब मिले आपस में ना, तो ये जो CHO ग्रुप फ्री स्टेट में था वो कंबाइंड हो गया, यूज्ड अप हो गया, इसीलिए वो नहीं दे रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाई डू अमाइनो एसिड्स बिहेव एज अ सॉल्ट। तो भैया जी जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनमें पता है क्या होता है, उसमें COOH भी प्रेजेंट है, NH2 भी प्रेजेंट है ना, एक तरफ H होता है एक तरफ R। तो सोच के देखो, COO मतलब एसिडिक ग्रुप, NH2 मतलब बेसिक ग्रुप, तो एसिड और बेस गले मिल जाए तो कौन सा कैरेक्टर आता है, सॉल्ट वाला। तो आपको बताना है, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हैं, दोनों ही नेचर शो कर रहा है, और दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है, इस वजह से इसको हम एज अ सॉल्ट भी मान लेते हैं, ठीक है, बिहेव करता है एज अ सॉल्ट इन एक्वा सोल्यूशन। कह रहा व्हाट केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अरे भैया जी जब मिल्क था तो उसमें था शुगर, लैक्टोज, जैसे ही वो कर्ड बना तो वो शुगर कन्वर्ट हो गया एसिड में, और वो बन गया लैक्टिक एसिड। क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। क्या बन गया प्यारे बच्चे, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसमें भी आप एकदम क्लियर है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोग को दिक्कत नहीं तो फिर मुझे भी दिक्कत नहीं। अब मैं बढ़ाता हूं कहानी को आगे। कह रहे हैं भैया जी एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि 50 ईयर ओल्ड वुमेन को कि आप बहुत ज़्यादा सनलाइट लीजिए, धूप वूप लीजिए, फिश एंड एग्स यॉक खाइए अपने डाइट में, तो व्हाट इज द पॉसिबल डिजीज। देखो भाई साहब इन पूरी कहानी से आपको लग तो गया होगा कि सर जो ओल्ड वुमेन है, ओल्ड लेडी है, उनको विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है ओल्ड वुमेन्स में, सर जो भी ज्वाइंट्स उसमें पेन होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया होगा, और इसी लिए वो कहना चाह रहे हैं कि उनको विटामिन डी की कमी है, और उसको पूरा करने के लिए वो मॉर्निंग में एक्सपोजर लें सनलाइट का, या ऐसा कुछ खाएं जिससे उनको विटामिन डी ज़्यादा अमाउंट में मिले, ठीक है। आधा डॉक्टर बना दिया तुमको, नहीं। अगला देखो, कह रहा आइडेंटिफाई एंड गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, और वाला क्वेश्चन भी कर रहा हूं, बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन केन शुगर। केन शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट है, केन शुगर मतलब चीनी यार, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क, और मिल्क में क्या है, लैक्टोज, ये भी एक डाइसैकेराइड है, लेकिन ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। यहां जो सुक्रोज है वो बना है बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, ये भी डाइसैकेराइड है, और यहां जो है लैक्टोज वो बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके। तो कह रहा ना दोनों में डिफरेंस, तो बता दिया डिफरेंस, ठीक है। अगला कह रहा है ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड अ मोनोसैकेराइड which oxidizing agent should be used to bring about the oxidation of only aldehyde group। अच्छा ठीक है, कह रहा सिर्फ CHO को ही ऑक्सीडाइज करना है ना, 2 डिग्री अल्कोहल नीचे वाले को नहीं, मतलब सिंपल, तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं दोस्त ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है, एक बार जब वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है ब्रोमीन वाटर, और एक बार जब वो सैक्रिक एसिड बनाता है
तब लगता है कॉन्क HNO3। तो चूंकि ये माइल्ड के लिए पूछ रहा था तो आंसर है ब्रोमीन वाटर। मैंने दूसरा इसलिए बता दिया कि क्या पता वो दोनों के लिए पूछ ले तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हम यूज कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है अमाइनो एसिड COOH CH2 CH NH2 CH2 COOH को स्ट्रक्चर को देखिए, कह रहा है प्रेडिक्ट वेदर द pH ऑफ दिस अमाइनो एसिड विल बी। ये आसान है, आप मत सोचना कि अरे ये कैसे कर लेंगे, आसान है ना। देखो आपके अमाइनो एसिड में 2 बार COOH है लेकिन एक ही बार NH2 है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और बेसिक कैरेक्टर कम है। तो ज्यादा एसिडिक का मतलब pH 7 से कम होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 बड़ा होगा और pH कम होगा, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये वाला, pH होगा लेस देन 7। भाई जितना COOH उतना ही NH2, मतलब मैं न्यूट्रल हूँ। NH2 ज्यादा COOH कम, मतलब मैं बेसिक हूँ। COOH ज्यादा NH2 कम, मतलब मैं एसिडिक हूँ। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुपरस्टार सुपरस्टार। कह रहा नेम द 2 मेजर मॉलिक्यूल शेप्स फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर द प्रोटीन। देखो प्रोटीन का जब फोल्डिंग होता है ना तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड, है ना। जैसे ही आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे आपको दिमाग में एकदम आ जाएगा फटाक से कि हाँ यार सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, एक अल्फा हेलिक्स जब कॉइलिंग हो जाए और बीटा प्लीटेड मतलब एक के ऊपर एक पैकिंग हो जाए। तो 2 हैं, सीधे नाम ही पूछा है बस, तो हमको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, बस पूछा शेप क्या होगा, तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। इस बार भैया आशीष भैया आ गए। ठीक है, आशीष भैया के गम्स में ब्लड आ रहा है, तो इतने से आपको याद तो आ ही गया होगा कि इनको हो गया विटामिन C की कमी, इनको हो गया स्कर्वी और इनके गम्स से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस मेंशन दैट आशीष इज सफरिंग फ्रॉम द स्कर्वी। ठीक है, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई 2 फूड सोर्स टू हेल्प हिम रिकवर फास्टर। तो अभी तो मैंने बोला स्कर्वी मतलब विटामिन C, और विटामिन C कहाँ से मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं सब इनको खिलाना शुरू कर दीजिए भाई साहब, तुरंत काम बन जाएगा। ऑरेंज खिलाइए, मौसम्बी का जूस पिलाइए भैया जी को, हाँ ना, लेमन पिलाइए, नींबू पानी पिलाते रहिए। विटामिन C मतलब सिट्रस फ्रूट से बेस्ट मिल सकता है। आंवला लीजिए, आंवला, आइए बाबा जी के पास, पतंजलि वाले भैया जी के पास, इनको पिलाइए आंवला जूस भाई साहब, तुरंत सब आराम मिल जाएगा और क्या। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं दोस्त इस पेपर का सबसे लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। एक लंबी सांस तुम भी ले लो, एक लंबी सांस मैं भी ले लूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि 3 घंटे के पेपर को सब सवालों के साथ 3 घंटे से कम में सॉल्व करूं, कि आपको कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ यार ये आदमी कर सकता है, 2.5 घंटे में बोल रहा है तो मैं भी करूंगा, है ना। अब 3 घंटे का पेपर अगर मैं 6 घंटे में करूंगा तो मजा नहीं आएगा ना, तुम बोर हो जाओगे। तो मैंने जल्दी किया है, समझाते हुए किया, मस्त तरीके से किया, मजा आएगा तुमको। और तुम भी कोशिश करो कि 2.5 घंटे में ही पेपर करने की आदत हो, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन क्रॉस चेक करने हैं, एक बार जो बचे हुए क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है। तो 2 घंटा 30, 2 घंटा 40 मिनट तक पेपर हो जाना चाहिए किसी हाल में। चलिए इधर आइए, कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, गजब, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 318 केल्विन। मतलब T2 है 318 केल्विन, T1 है 298 केल्विन। ठीक है भाई साहब। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल भी हो जा रहा है भाई साहब, मतलब K2/K1 की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है सर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन, ये तो आसान सवाल है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब दोस्त तुमसे पूछ रहा है EA, और सर आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि अगर सर मैं सब निकाल दूंगा, अगर मुझे EA के अलावा सब पता हो तो दोस्त तुम्हें 2.303 पहले से पता है, R की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, log K2/K1 मतलब log 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, T1 T2 भी तुम्हें पता है, सिर्फ EA निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन, वीडियो पॉज करो, शांति से कैलकुलेट करो और तुम्हारा आंसर आना चाहिए ये। याद रखना, सिर्फ इस पे दिमाग मत लगाना कि मेरा आंसर आ गया, आंसर इन किलो जूल लिख के करना, क्योंकि हाफ मार्क्स अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो भी कट जाएगा। तो सब कुछ सॉल्व करके लास्ट में किलो जूल में अपना आंसर एक्सप्लेन करिए, अगर आप चाहते हैं आधा नंबर ना कटे तो। ठीक है, तो सब तो नोन ही है ना, अब तो क्या बचा अननोन, सब तुम्हें पता है, सिर्फ EA निकालना है, कैलकुलेशन करनी आपकी जिम्मेदारी है। आपके मजबूत कंधों पे मैंने ये छोटा सा भार दे दिया है, कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है भाई कि इस ग्राफ को देखिए और पहचानिए, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड राइट इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेंशनिंग ईच टर्म इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट। इसको देख के आपको कौन सा ग्राफ देख के आपने सीखा है कि ग्राफ देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये किसका ग्राफ है, कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का ग्राफ है। तो आपको दिख रहा है स्लोप K है सिर्फ, और टाइम के साथ वो डिक्रीज होता है। तो मतलब ये है दोस्त
जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है, आप स्लोप देख के ही आपको याद आ जाएगा यार कि के की वैल्यू, स्लोप आपका सिर्फ क्या है, सिर्फ के के बराबर है ना, के अपॉन 2.303, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आइडिया लगाइएगा, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा इस लहजे में कि सर इतना बढ़िया कैसे सोच के याद आएंगे, तो प्लीज़ जरूर केमिकल काइनेटिक्स एजू 5 पे आके देखिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, मस्त। तो कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है के इक्वल टू सी टी माइनस सी नॉट अपॉन टी। इसमें सी टी क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी क्या है, टाइम, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और ये ग्राफ है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगर आप समझदार बच्चा होगा तो वो समझ जाएगा कि ओके इसका मतलब मुझे हर ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला भी। स्पेशली बोर्ड एग्जाम में जीरो और फर्स्ट ही आता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा समझदार हैं तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड, तीनों के ग्राफ और तीनों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला एकदम जहन में रखिए। जहन में, नींद में भी कोई पूछो बता दें आप, इतनी तैयारी रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। अच्छा ठीक है, सब दिया हुआ है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी 200 टॉर आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड 300 टॉर अपॉन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देख भाई सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में नहीं, प्रेशर के टर्म में। तो फॉर्मूला है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी दिया है 10 सेकेंड, लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल सा वैल्यू है। K की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है दोस्त, 2.303 तुम्हें पता है, T की वैल्यू दिया है 10 सेकेंड, तुम्हें A नहीं पता है और X नहीं पता है, तुम्हारा काम बन जाए। तो देखो कहता है जो टोटल प्रेशर है PT वो है 300 और PT किसके इक्वल है, 2PI के, मतलब PI जो है इनिशियल प्रेशर। तो मैं A वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म में है ना, इसको प्रेशर के टर्म में ऐसे लिखते हैं, PI माइनस एक्स, इसकी जगह लॉग PI अपॉन PI माइनस एक्स करके सॉल्व कर लो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो डाटा कहता है PI की वैल्यू हो गई 150, और अगर मैं इसी रिएक्शन में, देखो PI की वैल्यू तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, एक्स। सर एक्स बता दो, सब सॉल्व कर लेंगे तुरंत, ये मत लगाना, यूज़ मत करना ये वाला, लॉग ये वाला यूज़ करना। एक्स कैसे लगाएं, तो देखो SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। पहले जब ये 1 था तो ये 0 0 रहे होंगे, है ना, मतलब प्रेशर अगर मैं मान लूँ कि ये PI से रिप्रेजेंट कर लूँ तो ये PI जब था तो ये 0 0 रहे होंगे। तो फिर जब ये PI में से X माइनस हुआ होगा तो ये भी एक एक मोल है तो X X बने भी होंगे, और इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर हो गया वो PT इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। मैं सबको जोड़ रहा हूँ, PI माइनस एक्स फिर प्लस एक्स फिर प्लस एक्स। तो आपको यहाँ से मिला कि PT इक्वल टू PI प्लस एक्स, या दो सिर्फ x इक्वल टू क्या हो गया, P टोटल में से P इनिशियल माइनस कर दो। P टोटल कितना है 10 सेकंड पे 200, P इनिशियल हमने कितना निकाला 150, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई दोस्त 50। अब तुम्हें सब पता है, PI 150, x 50, 2.303 क्लियर है, T की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। चुपचाप सॉल्व कर लीजिए सर, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। K की वैल्यू आपके आंसर में इतनी आनी चाहिए, 0.040 सेकेंड। ठीक है, ये वाला भी मैंने क्लियर कर दिया, ध्यान रखिएगा, प्लीज़ सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और कोई तकलीफ हो मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ मुझे याद करिएगा, क्योंकि एक बार मैं आपके जीवन में आ गया तो फिर आप भूल तो वैसे भी नहीं पाएंगे, फिर भी याद करते रहिएगा। ठीक है, और भाई साहब एक लंबी सांस ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है लास्ट सवाल है। भाई साहब क्या कह रहा है, फॉर अ बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन A प्लस B गिव प्रोडक्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिंग टेम्परेचर एंड, कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन लिख दीजिए। हम सब ने पढ़ा है K इक्वल टू A इंटू E के पावर माइनस EA अपॉन RT, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ln K इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। सबके बारे में कह रहा बता भी दीजिए रिलेशन के बाद। तो यार K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आर्हेनियस फैक्टर, E के पावर में EA क्या है, आर्हेनियस
एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं ई के पावर में ई अपॉन आर टी को एक साथ बताऊं कि ये पूरा क्या है, तो कहता है ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे कम ज़्यादा है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब इस पूरे फॉर्मूले में कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बार आप अच्छे बच्चे की तरह क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन आपके बोर्ड ने जो जारी किया है सीबीएसई के सुपरस्टार्स के लिए 25-26 का सैंपल पेपर 1 ऑफिशियल जो आया है, ये उसका कंप्लीट डिस्कशन था दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई तकलीफ ना हो, हुई भी होगी अगर कोई तकलीफ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि सर जितने प्यार से आप बता रहे हैं केमिस्ट्री उतनी प्यार से मुझे तो नहीं समझ में आती, तो दोस्त ज़रूर EasyFi चैनल पर एक बार विजिट करिए, देखिए रोज़ लाइव क्लासेस हो रही, क्या शेड्यूल है, और क्लासेस आइए दोस्त। केमिस्ट्री अगर आसान ना बना दिया, प्यार ना हो गया केमिस्ट्री तो हमसे कहिएगा। ठीक है, तो एक वेल विशेस के साथ कि आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में भी, केमिस्ट्री में भी, और मेरे साथ तो मतलब अच्छा करेंगे ही आप। तो और अगर आपको लगे कि नहीं यार मज़ा तो आया, सर ने बहुत मोटिवेट भी किया और अच्छा बताया भी, तो प्लीज़ दोस्तों तक ये सैम्पल पेपर आप पहुँचा दीजिएगा सोल्यूशन। तो अभी के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, खुदा हाफिज़, जाइए नाम रोशन करिए, टेक केयर।